आदित्य ने कहा। वैसे भी मेरे दोस्त अक्सर शादी के बाद यही रोना रोते हैं। कोई कहता है शादी से पहले वह ऐसी नहीं थी, तो कोई किसी और चीज का रोना रोता रहता है। तो मैंने सोचा पहले ही रियलिटी बता देता हूँ, ताकि कल को यह मुझे यह ना कहे कि मैंने कुछ बताया ही नहीं। है ना रूहानी? वहीं रूहानी ने आदित्य को छोटी छोटी आंखों से घूर कर देखा, तो दूसरी तरफ आध्या ने अपना सिर पकड़ लिया। उसका भाई भगवान उसकी लाइफ में बचपन से ही एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड थी। वह चाहता तो भर भर के उसके साथ रोमांस कर सकता था, पर कमबख्त उसका भाई रोमांस में इतना कमजोर कैसे हो सकता है? आखिर ऐसे कौन प्रपोज करता है? वह प्रपोजल कम और तकलीफ ज्यादा लग रही थी। वही सानिध्य अपने होठों पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे सच में लगा था कि शादी होने वाली है, तो इतने सालों में उसका भाई रोमांस में खिलाड़ी बन गया होगा। पर नहीं, उसका भाई अभी भी रोमांस में पूरा अनाड़ी था। फिर आद्या ने बोतल को दोबारा घुमाया। बोतल घूमते घूमते इस बार जाकर सिया पर रुकी। यह देखकर रूहानी ने उत्साहित होकर कहा, सो ट्रुथ या डेयर? सिया ने कहा, ट्रुथ। इस पर रूहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, डू यू लव समवन? यह सवाल सुनते ही सिया एक पल के लिए शांत हो गई। वहीं इस सवाल पर रियांश भी उसकी तरफ देखने लगा। वह जानता था कि उसकी बहन शिवांश से प्यार करती है, मगर यह बात उसने अभी तक किसी को बताई नहीं थी। कुछ सोचकर सिया ने शिवांश की तरफ देखा, जो इस वक्त उसी को देख रहा था। यह देखकर सिया ने धीरे से कहा, यस। यह सुनते ही रूहानी ने दिलचस्पी के साथ पूछा, तो कौन है वो? इस पर सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, एक ही क्वेश्चन अलाउड है। यह कहकर सिया ने जल्दी से बोतल घुमा दी। बोतल घूमते घूमते जाकर सानिध्य पर आकर रुकी। इस पर शिवांश ने उससे पूछा, ट्रुथ या डेयर? जिस पर सानिध्य ने कहा, ट्रुथ। यह सुनकर शिवांश ने उसे देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी किसी से ऐसा झूठ कहा है जिससे किसी की जिंदगी बदल गई हो? यह सवाल सुनते ही एक पल के लिए सानिध्य के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, मगर अगले ही पल खुद को नॉर्मल करते हुए उसने गंभीर आवाज में कहा, हाँ। उसका जवाब सुनते ही आध्या और बाकी सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तभी आध्या ने उससे पूछा, और ऐसा क्या कहा था आपने जिससे किसी की जिंदगी बदल गई? किस तरीके से बदल गई? इस पर सानिध्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, डॉल, रूल इज रूल, गेम कंटिन्यू करो। यह कहकर उसने जल्दी से बोतल घुमा दी, मगर उसकी आंखों के सामने जैसे एक पल के लिए कोई पुरानी याद तैर गई थी। वह कुछ सेकंड के लिए उसी में खोया रहा, फिर खुद को संभाल कर वापस गेम में शामिल हो गया। तभी बोतल फिर से घूमी और इस बार जाकर सीधे रूहानी पर रुकी। ये देखकर आध्या जल्दी से उत्साहित होकर बोली, इस बार सवाल मैं पूछूंगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रुथ या डेयर? इस पर रूहानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ट्रुथ। ये सुनकर आध्या ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, उफ, तो आप फंस गई? फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, मुझे बताइए, आप लोगों की फर्स्ट किस हुई है या नहीं? अगर हुई है तो कहाँ हुई थी, और मुझे पूरा एक्सपीरियंस भी बताइए। ये सुनते ही सबकी नजरें रूहानी की तरफ चली गईं। वहीं आदित्य ने आध्या को घूरते हुए कहा, आध्या, ये कैसा सवाल है? और एक सवाल में इतने सारे सवाल कौन पूछता है? आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा। इस पर आध्या ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, सवाल तो सवाल होता है भाई, और आप बीच में बोल नहीं सकते। ये हमारे गेम का मामला है, तो मैं सवाल में कुछ भी पूछ सकती हूँ। अगर इन्हें जवाब नहीं देना था तो डेयर चुनना चाहिए था। वहीं रूहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसने आध्या से इतने बोल्ड सवाल की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, वह भी उनकी फर्स्ट किस को लेकर। कुछ सोचकर उसने आखिर कहा, हमारी फर्स्ट किस सच कहूँ तो कोलाज के पेरिस पर हुई थी। उसकी बात सुनते ही सभी लोग ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। रूहानी ने आगे कहा, और उससे पहले हमारा काफी बड़ा झगड़ा हुआ था, जस्ट बिकॉज ये मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। इनके एग्जाम्स थे और मैं इन्हें सिरदर्द दे रही थी, तो गुस्से में आकर मैंने इनसे कहा था, जन्मदिन है, 21 भी आप नहीं दे सकते? अब मैं 16 की हो गई हूँ। यह कहते कहते रूहानी खुद ही बुरी तरह ब्लश करने लगी। वहीं आदित्य अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसे देख रहा था। रूहानी ने बिना किसी की तरफ देखे आगे कहा, उस वक्त हमारी फर्स्ट किस हुई तो थी, पर आदित्य ने गुस्से में बस मेरे होठों को हल्का सा छुआ और वहां से चले गए, और उसे मेरा मूड इतना ज्यादा खराब हुआ था कि हमारी उसके बाद बहुत लड़ाई हुई। यह सुनकर बाकी सबकी आंखों में दिलचस्पी आ गई। तभी रूहानी ने शर्माते हुए कहा, फिर बाद में मैंने खुद आगे बढ़कर इनसे अपनी फर्स्ट किस ली थी। यह कहते हुए रूहानी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। उसकी बात सुनते ही आध्या ने जोर से सीटी बजाई और उत्साहित होकर कहा, चेक करके, आप लोग तो बहुत ज्यादा रोमांटिक थे। वह तो मुझे आप लोगों की बातें सुनकर ही पता चल गया। वैसे भी आप लोग इतना क्यों शर्मा रही हैं? अब तो आपकी शादी होने वाली है भाभी,
ब्लश करना बंद कीजिए, अब तो आप ऑफिशियली इसकी होने वाली हैं। यह सुनकर रूहानी ने उसके कान हल्के से खींचते हुए कहा, बहुत शरारती हो रही हैं आप। आध्या, हम आपके वक्त में बताएंगे। वैसे भी अब आप भी बड़ी हो गई हैं, आपका भी हम देख लेंगे। इस पर आध्या ने बेफिक्र अंदाज में कहा, अगर मेरी फर्स्ट किस होगी ना, तो ऑफ कोर्स वह मेरे हिसाब से होगी और उसी के साथ होगी जिसे मैं चाहूंगी। यह सुनकर सिया ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम कैसे इंसान को किस करोगी? इस पर आध्या ने कुछ सोचते हुए कहा, डैशिंग, हॉट, चार्मिंग और किसी ऐसे इंसान को जिसे देखते ही मेरी धड़कन बढ़ जाए और मुझे लगे अब तो इसे किस करनी ही है, मैं उसे ही किस करूंगी। फिर उसने शरारती अंदाज में कहा, और जिसे करूंगी ना, उसके साथ मेरी हर किस होगी। यह सुनकर सिया ने कहा, यू मीन फर्स्ट एंड लास्ट लव? इस पर आध्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, ऐसा ही कुछ। यह कहकर उसने बोतल घुमा दी। बोतल घूमते घूमते इस बार जाकर शिवांश पर रुकी। उसे देखकर अडविकल, जो अब तक खामोशी से बैठा हुआ था, पहली बार गेम में दिलचस्पी लेते हुए शिवांश की तरफ देखकर बोला, ट्रुथ या डेयर? जब से गेम शुरू हुआ था, ये पहली बार था जब अडविकल ने कुछ पूछा था। इस पर शिवांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, डेयर। ये सुनते ही अडविकल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसी मुस्कान के साथ उसने शिवांश से कहा, ओके देन, डांस फॉर एनी सॉन्ग। अडविकल की बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम जानते हो मुझे डांस नहीं आता। इस पर अडविकल ने शांत आवाज में कहा, सो व्हाट, डेयर लेने से पहले सोचना चाहिए था, गो अहेड। तभी आदित्य ने भी हंसते हुए कहा, अरे मैंने भी तो किया ना, बस करना है, दिस इज द गेम। शिवांश ना चाहते हुए भी अपनी जगह से उठा। तभी सानिध्य ने अपने फोन में एक तड़का सा गाना बजा दिया। गाना सुनते ही शिवांश ने फोन उठाकर सानिध्य की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसा गाना है? कोई सही सा गाना बजाओ। यह सुनकर सानिध्य ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, भाई जैसा गाना हम लगाएंगे वैसे ही आपको डांस करना पड़ेगा, सो डांस। शिवांश बेहद गुस्से में था क्योंकि इस वक्त जो गाना बज रहा था वह था चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई। एक पल के लिए तो शिवांश का मन हुआ कि वह गेम छोड़कर चला जाए, मगर सबके बीच उसका ऐसा करना पूरे माहौल को खराब कर देता। इसलिए ना चाहते हुए भी उसने डांस करना शुरू कर दिया। हालांकि उसे बिल्कुल डांस नहीं आता था, ना ही उसे गाने के बोल पसंद आ रहे थे। वह बस अजीब तरीके से अपने हाथ पैर हिला रहा था। वहीं उसे इस हालत में देखकर आध्या को बेहद हंसी आ रही थी। साथ ही उसे यह सब देखकर काफी मजा भी आ रहा था। गाना खत्म होते ही शिवांश तुरंत अपनी जगह पर आकर बैठ गया और गुस्से से सानिध्य की तरफ देखा, जिसने उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। वैसे भी सानिध्य और शिवांश की कभी खास बनती ही नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन इस इंसान से कितना प्यार करती थी। उसके बावजूद भी शिवांश ने कई बार उसका दिल दुखाया था। सानिध्य ने तो बस एक सिंपल सा म्यूजिकल सॉन्ग लगाया था जिस पर उसे डांस करना था। उसने इतनी बड़ी कोई पनिशमेंट भी नहीं दी थी जो कि उसके हिसाब से शिवांश डिजर्व करता था। अब शिवांश उसे कैसे घूर रहा था, इससे सानिध्य को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे सेटिस्फैक्शन मिल गया हो, जैसे उसने अपनी बहन का एक छोटा सा बदला इस इंसान से ले लिया हो। अब वहां पर केवल आध्या और अद्विकाल ही बचे थे। यह देखकर आध्या ने अपने सामने मौजूद अद्विकाल की तरफ देखा, जो इस वक्त उसी को देख रहा था। उसकी नजरें खुद पर पाकर आध्या ने जल्दी से नजरें हटाई और बोतल को उठाकर हल्के से घुमा दिया। बोतल घूमते घूमते जाकर सीधे अद्विकाल पर आकर रुकी। उस पर बोतल रुकते ही शिवांश ने तुरंत कहा, ट्रूथ या डेयर रावत? वहीं अद्विकाल ने शिवांश के चेहरे की तरफ देखा। ये देखकर अद्विकाल ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ट्रुथ। इस पर शिवांश ने बिना देर किए पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? यह सवाल सुनते ही अद्विकल कुछ पल के लिए खामोश हो गया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने जैसे किसी का चेहरा तैर गया। वहीं बाकी सभी लोग उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि आध्या भी अनजाने में उसकी तरफ देख रही थी, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। यह सुनकर आदिकाल कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसकी आंखों के सामने जैसे किसी का चेहरा तैर गया। वहीं बाकी सब लोग उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि आध्या भी उसी की तरफ देख रही थी, उसके जवाब के इंतजार में। तभी आदिकाल ने एक नजर अपने सामने मौजूद आध्या की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। यह देखकर आदिकाल ने कहा, हाँ। उसके हाँ कहते ही शिवांश की भौहें हल्की ऊपर उठ गईं। वहीं आध्या को न जाने क्यों बेहद अजीब सा महसूस हुआ। उसके होठों की मुस्कान भी हल्की पड़ गई। इसी के साथ सानिध्य ने कहा, अब तो केवल आध्या ही रह गई है जिससे कोई सवाल नहीं पूछा गया और गेम भी खत्म हो गया। यह सुनकर आध्या ने अपना ध्यान आदिकाल से हटाते हुए सानिध्य की तरफ देखा और कहा, ओके तो गेम खत्म हुआ ना, अब चलते हैं। कहकर आध्या वहां से उठी।
यह देखकर सानिध्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अभी तो गेम ही खत्म हुआ है यार। इतनी जल्दी क्या जाने की? थोड़ा घूमेंगे फिर आराम से चलेंगे ना। वैसे भी कमरे में जाकर करोगे क्या? इस पर रूहानी ने भी कहा, सानिध्य सही कह रहा है डॉल। क्या करोगी कमरे में जाकर? बाद में चली जाना, थोड़ा और हमारे साथ रुको ना। उन लोगों के रोकने पर आध्या न चाहते हुए भी वहीं रुक गई। हालांकि अब उसका मन वहां रुकने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। न जाने क्यों उसके मन में पहली बार आदिकाल को लेकर बेहद अजीब एहसास हो रहा था। उसने तो आदिकाल के बारे में जब लिखा था तब उसकी लाइफ में कोई लड़की या प्यार था ही नहीं। ना ही कभी आदिकाल को खुद के अलावा किसी से मतलब रहा था और ना ही प्यार। तो फिर उसका यह कहना या तो झूठ था या फिर कुछ ऐसा जो कहानी से बिल्कुल अलग था। और यही चीज आद्या को समझ नहीं आ रही थी। उसने ऐसा जवाब क्यों दिया? क्योंकि आदिकाल झूठ बोलने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था। उससे कुछ भी हो जाए, अगर वह सच नहीं भी बताएगा तो चुप रहेगा, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलेगा। तो इसका सीधा मतलब था उसे सच में किसी से प्यार है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो क्या वह सिया हो सकती है? या सच में इस बार भी कहानी फिर उसी ट्रैक पर जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका और श्रीवास्तव परिवार के लोगों की बर्बादी तय थी। क्या वह फिर से सब कुछ वैसे ही कर देगा, सबको मार देगा? पर ऐसा क्यों? कहानी का ट्रैक बदलने के बावजूद भी उसे प्यार कैसे हो गया, और वह भी सिया से? उसने तो उन दोनों को ज्यादा मिलने तक नहीं दिया था। इसके बावजूद भी क्या आदिकाल उसे चाहने लगा है? अगर ये नहीं बदला तो क्या क्या आदित्य की मौत भी? ये सोचते हुए आद्या को अपने सिर में दर्द बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वहीं बाकी सब अपनी बातें करते हुए महल के अंदर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आद्या का सिर हल्का हल्का घूमने लगा। वह जितना इस बारे में सोचती उतना ही उसके सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। अचानक से उसके सिर में पहले जैसा ही तेज दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि आद्या चलते चलते वहीं रुक गई। उसने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और उसे कसकर पकड़ लिया। साथ ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने अपनी धुंधली होती आंखों से दूर जाती हुई उन परछाइयों की तरफ देखा, मगर उन्हें आवाज नहीं लगाई। वह धीरे से साइड में हट गई ताकि वे लोग उसे देख ना पाएं और ना ही परेशान हो। इस वक्त आद्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी जान निकल रही हो। उसने दर्द से अपने दांत कसकर भींच लिए। तभी उसके सिर पर किसी का हाथ आहिस्ता से आकर ठहर गया। किसी का स्पर्श खुद पर महसूस कर आद्या ने अपनी नम आंखों से सामने मौजूद धुंधली सी परछाई को देखा। वह उसका चेहरा साफ तरीके से नहीं देख पा रही थी, मगर धीरे धीरे करके उसका दर्द गायब होने लगा और फिर उसके सामने वह धुंधली परछाई साफ होने लगी। आदिकाल रावत, जिसका कहीं ना कहीं उसे पहले से ही अंदाजा था। दर्द गायब हो जाने के बाद आद्या ने एक पल उसे देखा, फिर बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, क्या करते हो तुम मेरे साथ? क्यों तुम्हारे छूने भर से ही मेरा दर्द चला जाता है? कहते हुए आद्या बेजान होकर उसके कंधे पर ही गिर गई। वहीं आदिकाल ने शांति से उसे अपनी बाहों में थाम लिया और बिना कुछ कहे उसे वहां से दूसरे रास्ते से लेकर महल की तरफ बढ़ गया। इधर आदित्य ने जब आद्या को अपने साथ नहीं देखा तो उन्होंने पलटकर आसपास नजर दौड़ाई, मगर आद्या कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी सानिध्य के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखते ही सानिध्य ने आदित्य से कहा, डॉल कमरे में चली गई है। उसने मैसेज किया है कि उसकी तबीयत फिर से ठीक नहीं लग रही, इसलिए वह आराम करने जा रही है। इस पर आदित्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी सही है, वह आराम कर ले। वहीं दूसरी तरफ आदिकाल सबसे छुपाते हुए आद्या को सावधानी से अपनी बाहों में थामे ऊपर उसके कमरे में ले गया। उसने आहिस्ता से उसे बेड पर लिटाया। लिटाते ही वह नीचे बैठा और उसके पैरों में मौजूद स्लीपर्स उतार दी। फिर बेड से टिककर उसके पास बैठ गया। उसने बेहद नरमी से आद्या के गाल पर हाथ फेरा और गहरी आवाज में कहा, दर्द की वजह जब हम हैं तो दवा भी तो हम ही होंगे ना। कहकर वह हल्के से झुक गया। उसकी नजर आद्या की शांत सोई हुई शक्ल पर टिक गई। फिर बेहद गहरी आवाज में बोला, बहुत इंतजार करवाया आपने, बहुत लंबा। इतना कहकर उसने बेहद गहराई के साथ आद्या के माथे को चूम लिया। तभी आदिकाल को अचानक कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उस एहसास के साथ ही उसकी नजर खिड़की के बाहर बहुत दूर एक दिशा की तरफ चली गई। ज्वालपुर सिंह हवेली। वह शख्स बस अजीब सी सीटी गुनगुनाता हुआ हवेली के अंदर की तरफ बढ़ गया। वहीं हवेली के हाल में इस वक्त लगभग 45-50 साल का एक आदमी बैठा हुआ करीब 75 साल के बुजुर्ग से कुछ बातें कर रहा था। साथ ही वहाँ कुछ बच्चे
खेल भी रहे थे। उन्हें तो जैसे बाहर हो रही हलचल का अंदाजा तक नहीं था। तभी एक तेज झटके के साथ मुख्य दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही वहां मौजूद सबकी नजर उसी तरफ चली गई, जहां से एक अनजान शख्स धीरे धीरे चलते हुए अंदर आ रहा था। किसी अनजान आदमी को इस तरह अंदर आते देख वह 45-50 साल का आदमी तुरंत गुस्से में खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी इस तरह अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते नहीं हो ये किसकी हवेली है? बिना पूछे अंदर कैसे घुस आए? फिर वह गुस्से से चिल्लाया, हरिया, भीम, इसे बाहर निकालो। कहकर वह आगे बढ़ा, मगर कुछ देर बाद भी जब कोई नहीं आया तो उसने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर उसे बेहद अजीब लगा। उसने एक एक करके वहां मौजूद अपने सारे बॉडीगार्ड्स के नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। वहीं वह बुजुर्ग शांत से बैठा उसकी हरकतों को देख रहा था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने हाथ उठाकर कहा, वल्लभ, शांत हो जाओ। वहीं वल्लभ, जो अभी भी गुस्से में था, खुद ही दरवाजे की तरफ उसकी ओर बढ़ा, मगर तभी उसकी नजर दरवाजे के बाहर पड़े अपने बॉडीगार्ड्स पर गई, जिनकी हालत बेहद बुरी थी। यह देखकर वल्लभ घबरा गया। तभी उसने उस शख्स की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्या करने आए हो? यह सुनकर उस शख्स ने पूरी हवेली पर एक नजर दौड़ाई। वहाँ घर की औरतें, बेटियां और कुछ छोटे बच्चे भी मौजूद थे। उसकी नजर उन सब पर जाती देख वल्लभ तुरंत उनकी तरफ पलटा और बोला, तुम लोग क्या देख रही हो? बच्चों को लेकर ऊपर जाओ। यह सुनते ही घर की औरतें घबराकर बच्चों को अपने साथ लेकर ऊपर चली गई। अब वहाँ केवल वल्लभ, वह बुजुर्ग और वह अनजान शख्स ही मौजूद थे। वह शख्स धीरे धीरे चलता हुआ आया और सामने पड़े किंग साइज सोफे पर बैठ गया। उसने आराम से एक पैर दूसरे पर चढ़ाया और दोनों हाथ सोफे के आर्मरेस्ट पर फैला दिए। उसे इस तरह आराम से बैठता देख वल्लभ की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं, मगर फिर भी उसने खुद को शांत करते हुए कहा, अब बताओगे भी, इस तरह आने का क्या कारण है? और तुमने हमारे आदमियों को क्यों मारा है? इस पर उस शख्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, आप जान सकते हैं। आखिरकार मैं यहाँ आप लोगों के लिए ही तो आया हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा सिहरन पैदा करने वाला असर था, जिसे उसने छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। यह देखकर उस बुजुर्ग ने पूछा, तो क्या तुम हमें बताओगे कि वह कारण क्या है? इस पर उस शख्स ने हल्की सी इविल स्माइल के साथ कहा, आप लोग तो अहिवक्त को भी जानते होंगे, क्या नहीं जानते? फिर वह हल्का सा आगे झुका और बोला, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ग्रंथ कहाँ है? ये सुनते ही उस बुजुर्ग के चेहरे के भाव हल्के से बदले, मगर अगले ही पल उसने खुद को सामान्य कर लिया और शांत आवाज में कहा, हम नहीं जानते। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? साफ साफ कहिए। ये सुनकर वह शख्स जोर जोर से हंस पड़ा। हंसते हुए उसने अपनी ठंडी नजरों से पहले उस बुजुर्ग को देखा, फिर वल्लभ की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर वल्लभ सिंह, क्या आप भी ग्रंथ के बारे में नहीं जानते, या फिर आपकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है? यह सुनते ही वल्लभ ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली, मगर फिर भी अनजान बनते हुए बोला, हम सच में नहीं जानते। आप किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं? इस पर वह शख्स ठंडी आवाज में बोला, 5 ग्रंथों में से नील ग्रंथ, जो तुम्हारे पास है। कहते हुए उसने अपने दांत भींच लिए और आगे कहा, अब यह मत कहना कि तुम यह भी नहीं जानते कि नील ग्रंथ क्या है, क्योंकि आखिरी बार उसे तुम्हारे पास ही देखा गया था। कहते हुए उस शख्स ने कुछ तस्वीरें टेबल पर पटक दी। उन तस्वीरों में वल्लभ एक अजीब सी पुरानी किताब छुपाकर कहीं ले जाता दिखाई दे रहा था। उसके साथ एक और शख्स था, मगर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आगे की तस्वीरों में वह किसी अनजान आदमी के साथ बैठा था और फिर अकेले कहीं जाता नजर आ रहा था। वे तस्वीरें देखकर वल्लभ के चेहरे पर घबराहट साफ उतर आई। फिर भी खुद को संभालते हुए उसने कहा, ये तस्वीरें झूठ भी तो हो सकती हैं, मैं सच में नहीं जानता। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी उस शख्स ने अचानक हवा में अपना हाथ उठाकर एक अजीब सा इशारा किया। अगले ही पल वल्लभ का शरीर हवा में उठ गया। उसका गला ऐसे दबने लगा जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे जकड़ रखा हो। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ चुके थे और चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ता जा रहा था। वहीं यह देखकर वह बुजुर्ग घबरा गया। उसने डरते हुए उस शख्स से कहा, हम सच में नहीं जानते, मेरे बच्चे को छोड़ दो। हम तुमसे विनती करते हैं, जो तुम चाहते हो वह हमारे पास नहीं है, उसे छोड़ दो। यह सुनकर उस शख्स ने हल्के से अपनी गर्दन टेढ़ी की और बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, तुम नहीं जानते? क्या सच में? कहते हुए उसने अपना हाथ हल्का सा घुमाया। अगले ही पल वह बुजुर्ग जोर से उछलकर दूर जा गिरा। साथ ही उसने वल्लभ को भी हवा में उठाकर तेजी से दीवार पर दे मारा। उसकी हंसी के साथ ही उसके चेहरे का रंग बदलता देख वल्लभ घबरा गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह शख्स अब कुछ बहुत बुरा करने वाला है।
तभी उस शख्स ने अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ा दिए। यह देखकर वल्लभ घबराते हुए चिल्लाया, तुम ऊपर कहाँ जा रहे हो? मगर अगले ही पल वह शख्स पलटा और उसने वल्लभ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर फेंक दिया। उसकी डरावनी काली आंखें सीधे वल्लभ पर टिकी हुई थीं। वह ठंडी आवाज में बोला, चुप रहो वरना सबसे पहले तुम्हारी सांसें रोक दूंगा। कहकर वह वापस ऊपर की तरफ बढ़ गया। यह देखकर वल्लभ घबराते हुए जल्दी से उठने की कोशिश करने लगा, मगर उसके पैरों में गहरी चोट लगी थी। साथ ही उसके सिर से भी खून बह रहा था। वहीं वह बुजुर्ग आदमी भी कुछ दूरी पर घायल हालत में पड़े हुए थे। उधर ऊपर हवेली के कमरे में मौजूद औरतें और बच्चे पहले ही घबराए हुए थे। नीचे से आती चीखों और आवाजों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ वहां मौजूद लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अगले ही पल वह शख्स ऊपर पहुंचा। उसकी काली आंखें कमरे में मौजूद हर इंसान पर घूम रही थीं। उसके चेहरे पर लगा मास्क उसे और भी खौफनाक बना रहा था। उसे देखते ही एक औरत डरते हुए बच्चों को अपने पीछे छुपाने लगी। वहीं वह शख्स हल्के से मुस्कुराया और बेहद शांत आवाज में बोला, डरिए मत। अगर मुझे वह मिल गया जो मैं चाहता हूँ तो शायद आप सब जिंदा बच जाएं। उसकी यह बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी वल्लभ को ऊपर से बच्चों और औरतों की चीखने की आवाज आने लगी। साथ ही ऊपर से एक बच्चे के रोने और औरतों के गिड़गिड़ाने की आवाज भी आ रही थी। उनकी चीखों से एक पल के लिए पूरी सिंह हवेली दहल उठी। उसी वक्त ऊपर खड़ा वह शख्स एक छोटे बच्चे को पकड़ते हुए बोला, आखिरी बार पूछता हूँ, वह ग्रंथ कहाँ है? अगर नहीं बताया तो अपने लोगों की राख तो देखेगा, मगर चिता जलाने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। वल्लभ ने डरते हुए कहा, कुछ मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उन्हें कुछ मत करो। वल्लभ की आवाज में दर्द और डर साफ झलक रहा था। वह शख्स उसकी तरफ देखता रहा। जब उसने देखा कि वल्लभ अब भी कुछ नहीं बता रहा, तो उसने 5 साल की एक छोटी बच्ची को पकड़कर रेलिंग से नीचे लटका दिया, मानो अगले ही पल उसे छोड़ देगा। यह देखकर वल्लभ चीख पड़ा, मैं बताता हूँ, बस उन्हें छोड़ दो, मैं सब बता दूंगा। कहते हुए वल्लभ की आवाज कांप रही थी। उसकी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसने बच्ची को वापस ऊपर खींचा और नीचे उतरते हुए वल्लभ की तरफ देखा। तो बताओ, कहाँ है वह ग्रंथ? यह सुनकर वल्लभ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा, वह ग्रंथ इस वक्त उसकी रक्षा के पास होना चाहिए। मैंने वह ग्रंथ एक अनजान शख्स को दिया था, जिसे हमें देने के लिए कहा गया था। हम नहीं जानते थे वह कौन था। हमारा काम बस उस ग्रंथ को उस शख्स तक पहुंचाने का था। यह सुनकर उस शख्स ने ठंडी आवाज में पूछा, तो कौन था वह? इस पर वल्लभ ने घबराते हुए कहा, माँ, मैं नहीं जानता उसके बारे में। उस शख्स ने कुछ पल उसे घूरा, फिर कहा, ठीक है। कहकर वह दोबारा उस छोटी बच्ची की तरफ बढ़ा, जैसे उसे फिर से पकड़ने वाला हो। यह देखकर वल्लभ डर से कांप उठा और जल्दी से बोला, मगर मैंने उसे शायद पहले भी कहीं देखा था, हालांकि मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। यह सुनते ही उस शख्स की नजरें वल्लभ पर टिक गईं। उसने गंभीर आवाज में पूछा, कौन था वह? वल्लभ ने कुछ पल सोचते हुए कहा, वह काफी लंबा और गोरा आदमी था। उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था। साथ ही जाते वक्त उसने मुझे एक कार्ड भी दिया था। कहते हुए वल्लभ लड़खड़ाते कदमों से उठा और जल्दी से अपनी स्टडी रूम की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर वह पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगा। वहीं उसके पीछे खड़ा वह शख्स खामोशी से उसे देख रहा था। तभी वल्लभ के हाथ वह कार्ड लग गया। उसने कांपते हाथों से वह कार्ड उस शख्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, उसने यह कार्ड दिया था, इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। कहते कहते वल्लभ की आवाज भर्रा गई। वह लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दो। मेरा उस ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम बस उसे उस आदमी तक पहुंचाना था। मैं सच में नहीं जानता वह कौन था। इसके बदले मुझे बहुत बड़ी कीमत दी गई थी। कहते हुए वल्लभ रोने लगा। वहीं उस शख्स ने धीरे से वह कार्ड लिया, मगर जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर लिखे नाम पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने बेहद धीमी आवाज में कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा, आदित्य श्रीवास्तव। उस नाम को पढ़ते ही पहली बार उस शख्स की आंखों में मौजूद ठंडी मुस्कान हल्की सी गायब हुई। उसकी उंगलियां उस कार्ड पर कस गईं। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले बस उस नाम को घूरता रहा, जैसे किसी पुरानी याद को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वहीं वल्लभ डर से कांपते हुए उसे देख रहा था। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। उस आदमी ने बस कहा था कि ग्रंथ उसे पहुंचा दिया जाए, हमने वही किया, बस। यह सुनकर वह शख्स धीरे धीरे वल्लभ की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसने वल्लभ के सामने आकर बेहद धीमी मगर खतरनाक आवाज में पूछा,
और तुमने बिना कुछ जाने इतना बड़ा ग्रंथ किसी अनजान इंसान को दे दिया? वल्लभ ने डरते हुए कहा। हमें बहुत बड़ी रकम मिली थी और हमें कहा गया था कि अगर हमने सवाल पूछे तो पूरा परिवार मारा जाएगा। उस शख्स ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने अचानक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लालच इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी, कहकर उसने कार्ड को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। उसकी काली आंखों में अब एक अलग ही चमक उतर आई थी। तो आखिरकार नील ग्रंथ श्रीवास्तव परिवार तक पहुंच चुका है। उसकी आवाज सुनते ही वल्लभ और वह बुजुर्ग दोनों घबरा गए। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में पूछा, तुम तुम आखिर हो कौन? यह सुनकर वह शख्स कुछ पल शांत रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगा मास्क उतार दिया। मास्क हटते ही वहां मौजूद दोनों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेहद तीखे नैन नक्श, बर्फ जैसी ठंडी आंखें और होंठों पर डरावनी मुस्कान। उसका चेहरा जितना आकर्षक था उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। उसने अपनी गर्दन हल्की टेढ़ी करते हुए कहा, नाम जानकर क्या करोगे? वैसे भी जिन लोगों को मेरा नाम पता चलता है वे ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहते। उसकी बात सुनकर वल्लभ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी वह शख्स पलटा और बाहर की तरफ बढ़ गया, मगर दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उसने बिना पीछे देखे कहा, अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया हुआ तो अगली बार तुम्हारी हवेली में सिर्फ लाशें मिलेंगी। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि वल्लभ की रूह तक कांप गई। अगले ही पल वह शख्स वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही वल्लभ वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। ऊपर खड़ी औरतें और बच्चे रो रहे थे। पूरा सिंह परिवार डर के साए में डूब चुका था। कुछ पलों बाद वो पूरी हवेली आग की लपटों में चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में अपने कमरे में बेहोश पड़ी आद्या की उंगलियां अचानक हल्की सी कांपी। उसके माथे पर अजीब सा निशान कुछ पल के लिए चमका और फिर गायब हो गया। उसी वक्त कमरे में मौजूद अद्विकल की आंखें एकदम से सिकुड़ गईं। उसने खिड़की के बाहर दूर आसमान की तरफ देखा और बेहद धीमी आवाज में कहा, तो आखिर तुम आ ही गए। नहीं नहीं, फिर से नहीं, फिर से नहीं, वह फिर से नहीं, क्या होगा मेरा? कहते हुए आध्या ने अपना सिर पकड़ लिया और आसपास देखा। इस बार वह फिर से किसी महल के गलियारे में आ गई थी। ये देखकर उसने गुस्से से आह भरते हुए खुद से कहा, मैं इतना क्यों ट्रैवल कर रही हूँ? अभी सिर दर्द कम था मेरा, जो मैं दूसरी जगह पर भी आ गई। हे भगवान, ये सच में सपना है या मैं सच में ट्रैवल कर रही हूँ? सपना एक ही जगह तो हर बार आता नहीं है। आध्या खुद में ही बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। इस वक्त वहाँ शाम का समय था, जिस वजह से चारों तरफ बस मशालें और दीप जल रहे थे, जिनसे महल रोशन था। गलियारों से होते हुए आते जाते लोग दिखाई दे रहे थे। चलते चलते उसने खुद से कहा, मैं कब उठूंगी यार? तेरा हर बार का ड्रामा हो गया। लोग सपने में लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क घूमते हैं, ड्रीम पूरे करते हैं, और मैं सपने में महल घूमती हूँ। भाई, मैं तो कभी भी महलों के सपने नहीं देखती, फिर भी मैं महलों का ट्रैवल करती हूँ। वाह, क्या बकवास किस्मत है मेरी। कहते हुए वह आगे बढ़ी। तभी उसने देखा कि कुछ पहरेदार दूसरी तरफ जा रहे हैं और उस तरफ से काफी ज्यादा आवाजें भी आ रही हैं। यह देखकर आध्या ने अपने हाथ फोल्ड किए कहा, यह क्या हो रहा है? इतनी चहल पहल किस चीज की है? सोचते हुए वह आगे बढ़ गई। चलते चलते जब वह अंदर आई तो उसकी नजर पूरी जगह पर घूम गई। वहाँ इस वक्त बेहद ही आलीशान सजावट की गई थी। वह इस समय महल के एक बड़े से हॉल में थी, जहाँ हॉल के बीचों बीच एक विशाल मंडप सजा हुआ था। उस मंडप के नीचे इस वक्त एक शख्स बैठा था, जिसने राजसी मगर गहरे काले रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उस शख्स की पीठ इस समय आध्या की तरफ थी। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए बोले, यजमान, अब कन्या को मंडप पर लाइए। पंडित की बात समाप्त होते ही एक दमदार और रौबदार आवाज गूंजी, राजकुमारी को लेकर आइए। यह आवाज आध्या को कुछ जानी पहचानी लगी। यह देखकर उसने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की, मगर वे लोग एक अलग ही स्थान पर बैठे हुए थे, जो आम जनता के बैठने की जगह से अलग था। इधर आध्या थोड़ा आगे बढ़ी और राज परिवार के पास आ गई। लगता है मैं किसी राज परिवार में आ गई हूँ, सोचते हुए वह वहीं खड़ी होकर सब देखने लगी। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक लड़की आई, जिसने राजसी अंदाज में सोने की कढ़ाई से सजा मेहरून रंग का लहंगा पहन रखा था। उसके चेहरे पर इस वक्त काफी लंबा घूंघट था, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके हाथों में सोने की चूड़ियां, बड़े बड़े कंगन और अन्य आभूषण साफ दिखाई दे रहे थे। उसके साथ आई दूसरी लड़की उसे सहारा देते हुए धीरे धीरे मंडप की ओर लेकर आ रही थी। वहीं उसके हाथों में बाजूबंद के साथ पैरों में बेहद ही बड़ी और भारी पायलें थीं, जिनकी आवाज उसके हर कदम के साथ गूंज रही थी। उसकी कमर में बंधा कमरबंद ऐसा लग रहा था जैसे चांद से अक्षर उतर आए हों। उसे दूसरी लड़की ने आकर मंडप पर उस शख्स के पास बैठा दिया।
अपने कदम पीछे खींचते ही अचानक आद्या की नजर जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, उसकी सांसें थम सी गईं। वह हैरानी से उसे देखती रह गई और खुद से ही बोली, यह कैसे हो सकता है? यह यहाँ नहीं हो सकती ना। कहते हुए आद्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है। उसे न जाने क्यों अब सच में अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी पंडित की आवाज से उसका ध्यान टूटा। अब वधू कृपया फेरों के लिए खड़े हो जाइए। यह सुनकर वह शख्स खड़ा हो गया, मगर वह लड़की जैसे बेजान सी उसी जगह पर बैठी रही। यह देखकर उस शख्स ने अपनी ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा। वहीं यह देखकर जो लड़की उसे मंडप में बैठा कर गई थी, वह आगे बढ़ी और उसे हल्के से हिलाते हुए बोली, चांद उठिए, क्या कर रही हैं आप? उठिए, सब देख रहे हैं। उसने यह सब उसके कान में बेहद धीरे से कहा था। वहीं पास में खड़ी हुई आध्या ने अब उस लड़की की तरफ ध्यान से देखा, जिसने उसे चांद कहा गया था। वह और कोई नहीं बल्कि वैभवी थी। उसे देखकर आध्या को एक शख्स का चेहरा याद आ गया। वैभवी को देखते ही उसके मन में अजीब से भाव उमड़ने लगे और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी आध्या की नजर उस खड़े हुए शख्स पर गई, जो अभी भी चांद को एकटक देख रहा था। वह उसका चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, मगर उसके शरीर की बनावट देखकर अंदाजा लगा सकती थी कि वह सच में काफी आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। उसकी पर्सनैलिटी, उसका रौब और उसका आभा मंडल बेहद गहरा और गंभीर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सामने मौजूद किसी को भी कुछ नहीं समझता हो। जब इतना कहने के बाद भी चांद नहीं उठी, तो उस शख्स ने झुककर चांद को अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी रौबदार आवाज में कहा, मंत्र पढ़िए। कहते हुए वह उसे उसी तरह अपनी बाहों में लिए फेरों के लिए आगे बढ़ गया। वहीं पंडित जी फिर से मंत्रोच्चारण करने लगे। पूरे महल में मंत्रों की गूंज फैल गई थी। उनके बीच बस उस शख्स के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां इतना गहरा सन्नाटा था कि 150-200 लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी महल अजीब तरह से खाली और शांत महसूस हो रहा था। न जाने क्यों आध्या को उस शख्स का चेहरा देखने की इच्छा होने लगी, जिससे राजकुमारी चांद का विवाह हो रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि चांद यह शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ ही समय में फेरे समाप्त हो गए। इसके बाद उस शख्स ने चांद को वापस उसकी जगह पर बैठाया और स्वयं भी उसके पास बैठ गया। तभी पंडित जी ने कहा, अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। यह सुनकर उस शख्स ने पास में रखे चांदी के पात्र से सिंदूर लिया। फिर उसने चांद का घूंघट हल्का सा ऊपर उठाया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इसके साथ ही उसने पीले धागे में पिरोया हुआ मंगलसूत्र भी उसके गले में पहना दिया। उसके ऐसा करते ही पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप दोनों विधिवत विवाहित हो चुके हैं। कृपया अपने बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। यह सुनते ही वहां जोर जोर से जयकारे गूंजने लगे। युवराज कामाक्ष की जय हो, राजकुमारी चांद की जय हो। इस प्रकार के नारों से पूरा महल गूंज उठा। इधर आध्या ने परेशान होकर अपने कानों में उंगली डाल ली और फिर उस शख्स की तरफ देखा जो अपनी जगह से उठ चुका था। उसने चांद का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ खड़ा कर लिया था। यह देखकर आध्या मुंह बनाते हुए बुदबुदाई, ये कैसा भला नाम हुआ। वहीं चांद किसी मूर्ति की तरह कामाक्ष के बगल में खड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने आसपास हो रही किसी भी बात का एहसास ही न हो। तभी कामाक्ष ने एक नजर उसकी तरफ डाली। उसी समय राजमाता अपनी जगह से उठकर उनके पास आई। उन्होंने उन दोनों को देखते हुए कहा, आप दोनों को विवाह की शुभकामनाएं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कामाक्ष की तरफ देखते हुए कहा, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो क्या आप आज रात यहीं रुक सकते हैं, वरना सबको आपके महल तक पहुंचने में विलंब हो जाएगा। वहीं युवराज कामाक्ष ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, विवाह संपन्न हो चुका है, अब हमें युवरानी को लेकर यहाँ से जाना है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। कहते हुए उसने कुछ दूर खड़े अपने सेनापति की तरफ देखा और आदेश दिया, जाने की तैयारी कीजिए, हम युवरानी के साथ अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इतना कहकर उसने अपने चेहरे पर पड़ा हुआ फूलों का सेहरा एक झटके में खींचकर नीचे फेंक दिया। उसका चेहरा देखते ही आध्या की आंखें बड़ी हो गईं, उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं और वह स्तब्ध होकर उसे देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह जितनी देर से उस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, अब जब उसने उसे देख लिया था तो उसके भीतर जैसे तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। तभी राजमाता ने उस शख्स से कहा, युवराज, यदि ऐसा है तो आप हमें थोड़ा सा वक्त। मगर उसने उनकी बात बीच में ही रोक दी। हाथ उठाकर उन्हें चुप कराते हुए वह कठोर स्वर में बोला, मुझे एक बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है राजमाता, विदाई की तैयारी कीजिए। यह सुनकर राजमाता ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। वहीं आध्या ने अब उस औरत की तरफ देखा जो राजमाता थी। कुछ सोचते हुए वह उनकी ओर बढ़ गई।
और उनके ठीक सामने आकर उनके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। इस वक्त आद्या को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भयानक सपने में फंस गई हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हर चीज उसकी समझ से परे होती जा रही थी। आद्या का चेहरा उसे देखते ही सुन्न हो गया। उसने अपनी कांपती आवाज में धीरे से फुसफुसाया, ये कैसे हो सकता है? ये सपना है ना? कहो कि यह सपना है, मेरा एक बुरा सपना है ना? ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए उसने वापस उस शख्स की तरफ देखा और ना में सिर हिलाते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। इस वक्त उसका मन बस वहां से भाग जाने का कर रहा था। उसने खुद को जोर से चिकोटी काटते हुए कहा, उठ जा आद्या, तू पूरा सपना देख रही है, तू लंबे समय तक कहानी बनाती रही है। डार्क फेरी टेल होनी थी, ये कैरेक्टर उसमें है, ये लोग उसमें है, ये मेरे सपने में है, मेरे सपने में ये सच नहीं हो सकते। कहते कहते उसकी जुबान बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया था और उसका बदन कांपने लगा था। पीछे कदम लेते हुए वह वहां से भागने ही वाली थी कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया हो और उसे जाने से रोक दिया हो। उस एहसास से उसने पलट कर देखा। उसके सामने वही शख्स खड़ा था जो कुछ देर पहले मंडप में था। कामाक्ष अपनी ठंडी मगर गहरी आंखों से आद्या को देख रहा था। यह देखकर आद्या के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें अटक सी गईं और वह स्तब्ध होकर उसे देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। वहीं कामाक्ष ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, इतना वक्त कौन लगाता है, हाँ? यह कहकर उसने आद्या को एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वह लड़खड़ाती हुई उसकी बाहों में आ गई। उसके हाथ अनायास ही उसके सीने पर टिक गए। कामाक्ष ने उसकी कमर थामते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, आप डर क्यों रही हैं? क्या आपको अच्छा नहीं लगा? हमने वही किया जो आप चाहती थी। यह सुनकर आद्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसे इस शख्स से दूर जाना है जो जैसे उसके मन पर कब्जा करके बैठ गया था। उसने उसकी तरफ देखते हुए अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, ये सच नहीं है, ये बस मेरा सपना है। मेरी आंख खुलते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, मैं बस एक बुरा सपना देख रही हूँ, छोड़ो मुझे। यह सपना है, अभी टूट जाएगा। वह अभी अपनी बात कह ही रही थी कि तभी कामाक्ष ने उसके चेहरे को अपनी ओर मोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सही कहा आपने, हम आपका एक बेहद डरावना ख्वाब है जो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। ऐसा ख्वाब जिससे आप चाहकर भी खुद को दूर नहीं कर पाएंगी। यह कहकर उसने अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके मुलायम कोमल होठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए। इस अप्रत्याशित हरकत से आद्या स्तब्ध रह गई और एक पल के लिए उसकी सारी सोच जैसे थम गई। उसके मन में भय, उलझन और अविश्वास एक साथ उमड़ पड़े। यह देखकर आद्या को हैरानी हुई, मगर अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वह उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही है, बल्कि उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। वही कामाक्ष उसे लगातार बेहद गहराई के साथ उसके होठों को चूम रहा था। यह देखकर आद्या को डर महसूस होने लगा। इस वक्त उसे बस इतना समझ आ रहा था कि उसे यहाँ से निकलना है, उसे जागना है। मगर जैसा वह महसूस कर रही थी, उसे कहीं भी यह नहीं लग रहा था कि यह कोई सपना है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पल को पूरी तरह जी रही हो। कामाक्ष का एक हाथ उसकी कमर पर था, जिसकी वजह से उसे असहजता महसूस हो रही थी। आद्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसे सांस तक नहीं आ रही ही उसने फिर कोशिश की, मगर वह सफल नहीं हो पा रही थी। कुछ देर बाद कामाक्ष ने उसे छोड़ दिया। उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही आद्या ने गहरी सांस ली। डर और घबराहट की वजह से उसकी धड़कनों की रफ्तार असामान्य रूप से बढ़ गई थी। उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर कामाक्ष ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आदत डाल लीजिए, वरना आगे आपके लिए और मुश्किल होगा। ये सुनकर आद्या ने खुद को उसकी पकड़ से दूर करने की कोशिश की। तभी अचानक उसकी आंखें एक झटके के साथ खुल गईं। उसकी सांसें असामान्य रूप से तेज चल रही थीं। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी सीने से बाहर निकल आएगा। कुछ क्षणों तक वह समझ ही नहीं पाई कि वह कहाँ है। बस घबराई हुई आंखों से अपने आसपास देखने लगी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वह सचमुच वापस अपनी दुनिया में आ चुकी है। कुछ देर बाद खुद को सामान्य करते हुए उसने आसपास नजर घुमाकर देखा। इस वक्त वह अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके आसपास कोई भी नहीं था। ये देखकर आद्या जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई, वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया, मगर अभी भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस अजीब सपने की यादें उसका पीछा कर रही हों। उसने अपना हाथ सीने पर रखा। उसकी धड़कनें अभी भी किसी रोलर कोस्टर की तरह तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं। कुछ देर बाद खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने कहा,
वह सपना था ना? हाँ, वह सपना ही था, बस एक सपना। मगर यह कहते कहते वह अचानक रुक गई। उसने अनायास ही अपनी कमर पर हाथ फेरा। वहां उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ। यह देखकर उसने जल्दी से अपनी कमर की तरफ देखा। उसी जगह पर जहां उसे सपने में कामाक्ष ने पकड़ा था, हल्के से निशान दिखाई दे रहे थे। यह देखकर आध्या घबरा कर उठी और सीधे आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को गौर से देखा। उसका चेहरा सामान्य से अलग लग रहा था। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं और उसकी कमर पर बने हुए निशान उसे बेचैन कर रहे थे। ये देखकर उसके कदम लड़खड़ा गए। अब तो जैसे वो कुछ समझने की हालत में ही नहीं थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा और महसूस किया वह सच था या सिर्फ एक डरावना सपना। वह बस आईने के सामने खड़ी खुद को देखे जा रही थी, जबकि उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है? वह पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। न जाने कितनी देर तक वह उसी तरह बैठी रही, उसे खुद भी पता नहीं चला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, एक बार, दो बार, मगर आध्या को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। जब लगातार 4-5 बार दस्तक की आवाज आई, तब जाकर वह अपने ख्यालों से बाहर निकली और डरते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। गेट अभी भी बंद था। बाहर से सानिध्य की आवाज आई, डॉल गेट खोलो। आवाज सुनकर आध्या ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद को सामान्य करने की कोशिश की। कुछ क्षण बाद वह उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खुलते ही सानिध्य ने उसकी तरफ देखा और चिंतित स्वर में पूछा, इतना वक्त क्यों लगा? सो रही थी क्या? हाँ, ध्यान ही नहीं रहा, आध्या ने धीमे स्वर में जवाब दिया। यह सुनकर सानिध्य ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखा और पूछा, बुखार तो नहीं है ना? कुछ पल उसे महसूस करने के बाद वह बोला, नहीं, बुखार तो नहीं लग रहा। फिर क्या हुआ है? इतनी कमजोरी क्यों लग रही है तुम्हें? एक पल के लिए आध्या को समझ ही नहीं आया कि वह सामने खड़े अपने भाई को क्या जवाब दे। फिर उसने नजरें चुराते हुए कहा, बस ऐसे ही भैया, आज पता नहीं क्यों नींद ज्यादा आ रही है और थोड़ी थकान भी महसूस हो रही है। मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। चिंतित होते हुए सानिध्य ने कहा, डॉल, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। इस पर आध्या ने तुरंत उसकी बात बीच में ही काट दी। भैया, आप बेकार में परेशान हो रहे हो। यार, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और आप बस, क्या बस? सानिध्य ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं आ नहीं सकता क्या? तुमने बस एक मैसेज कर दिया कि कमरे में जा रही हूँ और उसके बाद काफी देर तक नीचे भी नहीं आई, इसलिए मैं खुद ही पूछने आ गया। फिर उसने शिकायत भरे अंदाज में कहा, और तुम मुझे सुन भी नहीं रही हो। दिस इज नॉट फेयर। यह सुनकर आध्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। अपने भाई के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही चिंता देखकर उसके मन में अपराध बोध सा जाग उठा। मगर जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। किसी और को बताना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और सानिध्य की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी भैया, मैं सच में ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अब आप जाइए, मुझे थोड़ी देर और सोना है। ये सुनकर सानिध्य की आंखें बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से आध्या को देखते हुए कहा, डॉल, पहले ही तुम इतने घंटे सो चुकी हो, रात को क्या करोगी फिर? यह सुनकर आध्या ने थके हुए स्वर में कहा, भैया, रात के वक्त की रात में देख लूंगी, अभी प्लीज मुझे सोने दीजिए ना। सानिध्य ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, पर पहले नीचे आकर खाना खा लो, उसके बाद फिर से सो जाना, मैं नहीं रोकूंगा। इस पर आध्या ने कहा, अच्छा ठीक है। इस सुनते ही सानिध्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तो फिर नीचे चलो। आध्या तुरंत बोली, एक्चुअली मैं 10 मिनट में आती हूँ। सानिध्य ने कुछ पल उसे देखा, फिर कहा, ठीक है, जल्दी आना। यह कहकर वह वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही आध्या ने दरवाजा बंद किया और उसके सहारे खड़ी हो गई। सानिध्य के जाते ही उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह गंभीरता ने ले ली थी। इस वक्त उसके चेहरे को देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है, मगर इतना साफ था कि वह किसी बेहद गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए आध्या भी नीचे आई और जाकर सानिध्य के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद शिवांश और आदित्य भी वहां आ गए। वे भी अपनी अपनी जगह पर बैठकर डिनर करने लगे। इस वक्त डिनर के दौरान टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वह खामोशी इतनी गहरी थी कि माहौल असहज लगने लगा था। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए हर्षराज जी ने कहा, तो कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? कहते हुए उन्होंने सभी बच्चों की तरफ देखा, जिस पर सानिध्य ने उत्साह से कहा, बहुत अच्छा था दादाजी। इनफैक्ट हम लोगों ने गेम खेले और महल भी घूमा। पर दादाजी, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, इस महल में काफी दरवाजे ऐसे हैं जो बंद हैं और खुलते भी नहीं हैं। हमने सर्वेंट से उनकी चाबी मांगी थी, मगर उन्होंने मना कर दिया। क्या वे दरवाजे खुलते नहीं है?
इस पर हर्षराज जी ने शांत स्वर में कहा, उन दरवाजों में कुछ खास नहीं है, बस वे लॉक ही रहते हैं। वैसे भी इस महल में सैकड़ों कमरे हैं, कुछ कक्ष बंद भी रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तभी सिया ने हर्षराज जी की तरफ देखते हुए कहा, पर दादाजी, कल जब हम लोग घूमने गए थे तब हमने स्वर्ण महल का जिक्र सुना था, आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? स्वर्ण महल का नाम सुनते ही हर्षराज जी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, हाँ सुना तो है हमने, कहते हैं वह एक रहस्यमय जगह है और घूमने के लिए काफी प्रसिद्ध भी है। पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो सिया? इस पर सिया ने थोड़ा सोचते हुए कहा, वह दादाजी, हम लोग वहां जाने की सोच रहे थे मगर फिर जा नहीं पाए। लेकिन हमने सूरज जी के मुंह से उसके बारे में इतना सुना कि हमसे रहा नहीं गया। हम बस यह पूछना चाहते थे कि जो बातें वहां के बारे में कही जाती हैं, क्या वे सच हैं या सिर्फ एक भ्रम? उसकी इस बात पर हर्षराज जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच कहूँ तो यह हम भी नहीं जानते, पर इतना जरूर है कि उस महल के बारे में जितनी कहानियां सुनाई जाती हैं, उनमें से कुछ पीढ़ियों से चली आ रही हैं। कुछ लोग उन्हें सच मानते हैं तो कुछ सिर्फ लोक कथाएं। आखिर असलियत क्या है, यह शायद आज तक कोई पूरी तरह नहीं जान पाया। कहा जाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारे सामने होते हुए भी हमसे छिपे रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाते। स्वर्ण महल का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। हर्षराज जी कुछ पल के लिए रुके, फिर बोले, जब हम छोटे थे तब हमारे पिता ने हमारे पूछने पर उसके बारे में बताया था। उनका कहना था कि वह एक श्रापित जगह की तरह है, जहाँ किसी की मोहब्बत अधूरी रह गई थी और किसी ने अपना सब कुछ खो दिया था। फिर वह हल्का सा मुस्कुराए और बोले, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि आज भी वहाँ रात के समय किसी साए की आवाज सुनाई देती है जो अपनी प्रेमिका को पुकार रहा होता है। कहते हैं कि उस महल के महाराज आज भी अपनी महारानी की याद में उन्हें पुकारते हैं और उनका इंतजार करते हैं। लोगों ने तो उस महल के पास से गुजरते हुए वहां पर परछाइयां देखने का दावा भी किया है, और भी न जाने क्या क्या कहानियां प्रचलित हैं। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने आगे कहा, जब हम थोड़े बड़े हुए तो सच कहूँ, एक बार हम भी उस महल में जाना चाहते थे। हम उसके दरवाजे तक भी गए थे मगर वह खुला ही नहीं। हमने बहुत कोशिश की, हमारे साथियों ने भी कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोग वापस लौट आए। ये सुनते ही सानिध्य जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे। इनफैक्ट हम तो स्वर्ण महल के दरवाजे के अंदर भी गए थे। ये सुनकर हर्षराज जी ने भौहें उठाते हुए आश्चर्य से पूछा, क्या तुम लोग महल के अंदर गए थे? इस पर आदित्य ने तुरंत बात स्पष्ट करते हुए कहा, नहीं दादाजी, अंदर उस तरीके से नहीं गए थे। हम लोगों ने बस बाहर वाला जो मुख्य लोहे का दरवाजा था उसे खोला था। उसके बाद हम अंदर गए, कुछ फोटो क्लिक की और फिर वापस आ गए। बच्चा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हम लोग ज्यादा देर वहाँ रुके नहीं। यह सुनकर हर्षराज जी ने सिर हिलाया। उसी वक्त राजेंद्र जी ने आध्या की तरफ देखते हुए कहा, आपको सच में कैसा लग रहा है प्रिंसेस? आप हमारी बात सुन ही नहीं रही हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। इस पर आध्या ने झुंझलाते हुए कहा, हमें कुछ भी नहीं हुआ है दादू, आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी नींद आ रही है और कुछ नहीं, सो जस्ट चिल। यह कहकर उसने दोबारा खाना खाना शुरू कर दिया। मगर कुछ पल बाद जैसे उसके मन में कोई बात आई हो, उसने हर्षराज जी की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा दादाजी, स्वर्ण महल का तो ठीक है, मगर यह नील घाटी क्या है? इसके बारे में भी कोई ऐसी अफवाहें हैं क्या? मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वह भी कोई हॉरर वगैरह जगह है? ये कहते हुए उसने सामान्य बने रहने की कोशिश की। असल मायने में आध्या यही जानना चाहती थी कि क्या नील घाटी सचमुच कोई रहस्यमयी या डरावनी जगह है, क्योंकि जब वह वहां गई थी तब उसके ऊपर एक साए ने हमला किया था और फिर किसी दूसरे साए ने आकर उसे बचाया भी था। तब से उसके मन में यही सवाल घूम रहा था कि जो कुछ उसने वहां देखा था वह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सच में उस घाटी में कुछ ऐसा था जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक अजीब घटनाएं उसके साथ हो रही थी, उससे उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत होने वाला है। उसके सवाल पर हर्षराज जी कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता उतर आई। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नील घाटी, उसके बारे में लोग जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा नहीं जानते। वहाँ के बारे में भी कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग उसे साधारण जगह मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। हालांकि हमने खुद कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, इसलिए किसी बात को सच या झूठ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात जरूर है
स्थानीय लोग आज भी सूर्यास्त के बाद उस घाटी में जाने से बचते हैं। यह सुनते ही टेबल पर बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वहीं आध्या के दिल की धड़कन एक बार फिर अनजाने डर से तेज हो गई। और स्वर्ण महल का रहस्य क्या है? आध्या के मन में इस वक्त अनगिनत सवाल घूम रहे थे। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत है, कुछ ऐसा जिसे शायद परी ने भी उससे छुपाया था। जहां पहले उसे परी की बताई बातें सचमुच किसी पैरेलल यूनिवर्स जैसी लगती थीं, वहीं अब स्थिति उससे कहीं ज्यादा उलझ चुकी थी। सच तो यह था कि वह अभी भी खुद को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब किसी समानांतर दुनिया से जुड़ा हुआ है। मगर समस्या यह थी कि वहाँ ऐसी चीजें भी हो रही थीं जिन्हें उसने कभी लिखा तक नहीं था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसके सपने में हुआ सब कुछ, कामाक्ष की मौजूदगी, उसकी बातें और वह अजीब सा एहसास जिसकी छाप अब तक उसके मन पर बनी हुई थी, यह सब आखिर सिर्फ एक सपना कैसे हो सकता था? या फिर सच में वो सिर्फ एक सपना ही था? क्योंकि अब उसके सपने हकीकत से ज्यादा डरावने लगने लगे थे और हकीकत उसकी कल्पना से कहीं आगे निकलती जा रही थी। यह सब सोचकर उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हालात सामान्य हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई रहस्य उसकी आंखों के ठीक सामने मौजूद हो, मगर वह उसे देख नहीं पा रही हो। जैसे कोई सच बार बार उसके सामने आ रहा हो, लेकिन हर बार उसकी समझ से फिसल जा रहा हो। वह उसे समझने की कोशिश तो कर रही थी, मगर हर कोशिश के साथ वह रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने हमेशा अपने सपनों में आने वाली चांद या मन्नू को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। पहली बार जब वे उसके सपनों में आए थे और जब उसने कावेरी का रूप देखा था, तब भी उसे कुछ समझ नहीं आया था। फिर भी उसने उसे भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया था, या फिर उसने खुद को यही समझाया था कि शायद यह किसी पैरेलल यूनिवर्स का असर है, या फिर उसकी आत्मा ही ट्रेवल कर रही हो। वह न जाने कितनी तरह की थ्योरियां अपने मन में बना रही थी। यही वजह थी कि शुरुआत में उसने इन सारी चीजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। एक बार हुआ होता तो शायद वह उसे संयोग मानकर भूल भी जाती, मगर अब वही चीज उसके साथ दूसरी बार भी हो चुकी थी। साथ ही अचानक उसके सिर में उठने वाला तेज दर्द, अपनी शक्तियों का उपयोग करते ही उस दर्द का असहनीय हो जाना, और फिर आदित्य के छूते ही उसका शांत हो जाना। उसके बाद बार बार उन अजीब सपनों में जाना, हर बार कुछ नया महसूस करना, इस महल में आने के बाद लगातार अजीब दृश्य देखना, और न जाने क्या क्या। जितना ज्यादा आध्या इन सब बातों के बारे में सोच रही थी, उतना ही उसे लग रहा था कि वह खुद अलग है और यह दुनिया भी उसकी लिखी गई कहानी से अलग है। मगर सच कहें तो यह दुनिया किसी डार्क फेरी टेल जैसी ही थी, एक ऐसी कहानी जहाँ हर रहस्य के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। मगर अब बात सिर्फ सपनों या शक्तियों तक सीमित नहीं रह गई थी, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं कोई ऐसा सच छिपा हुआ है जो उसकी पूरी दुनिया को बदल सकता है। और शायद सबसे डरावनी बात यह थी कि वह सच धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर भी इन सारी बातों में एक चीज ऐसी थी जो न जाने क्यों उसे सब घटनाओं को आपस में जोड़ती हुई महसूस हो रही थी, और वह थी खुद आध्या। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि इन सब रहस्यों का केंद्र कहीं न कहीं वही है। यही सोचते हुए उसने अनजाने में अपनी पकड़ चम्मच पर और मजबूत कर ली। वहीं उसके सवाल के बाद कुछ देर की खामोशी के पश्चात हर्षराज जी आगे बोले, नील घाटी के बारे में तो ऐसी कोई खास अफवाह नहीं है, और ना ही वह कोई डरावनी जगह मानी जाती है। उल्टा वह तो काफी खूबसूरत और रोमांटिक स्थान माना जाता है। मगर वहाँ के बारे में ज्यादा ऐसी कोई खास अफवाह नहीं है। बहुत से लोग वहाँ घूमने जाते हैं और वहाँ का नजारा भी बेहद सुंदर है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कह सकते हैं भ्रम है या किसी की फैलाई है कहानियां। फिर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, मगर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो आध्या? आध्या ने उनकी तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी और कहा, बस यूं ही दादाजी। ये कहकर उसने अपना ध्यान खाने पर लगाने की कोशिश की, मगर उसके दिमाग में अभी भी अनगिनत विचार एक साथ घूम रहे थे। उसकी सोच जैसे अलग अलग दिशाओं में दौड़ रही थी। हर सवाल के साथ एक नया सवाल पैदा हो रहा था और हर जवाब उसे किसी और रहस्य के दरवाजे तक पहुंचा देता था। तभी आध्या की नजर पूरे डाइनिंग टेबल पर घूमी। टेबल पर लगभग सभी लोग मौजूद थे, शिवांश, सिया, गीता जी, गीतांजलि और बाकी परिवार के सदस्य भी। मगर एक व्यक्ति वहाँ नहीं था, अद्विकार। यह देखकर आध्या की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी हलचल हुई, मगर अगले ही क्षण उसने अपने भावों को सामान्य कर लिया। चुपचाप अपना खाना खत्म करके वह अपनी जगह से उठी और बाहर बगीचे की तरफ बढ़ गई। बगीचे में पहुंचकर वह वहां रखे झूले पर जाकर बैठ गई। इस वक्त उसे खुली हवा की बेहद जरूरत थी। उसके दिमाग में इतने सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे
कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि किस बात के बारे में पहले सोचे और किसके बारे में बाद में। वह खामोशी से बैठी झूले को हल्के हल्के हिला रही थी। सच तो यह था कि इस समय उसे शांति चाहिए थी, ऐसी शांति जिसमें वह बीते कुछ दिनों की हर घटना को जोड़ सके, हर सवाल को समझ सके और अपने मन में उठ रहे डर को किसी नाम दे सके। कुछ देर बाद जैसे उसने कोई निर्णय लिया, वह झूले से उठी और वापस महल के अंदर चली गई। हॉल में पहुंचकर उसकी नजर सोफे पर बैठे आदित्य पर पड़ी। वह सीधे उसके पास गई और बोली, कार की चाबी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप कहीं जा रही हो? इस पर आध्या ने शांत स्वर में कहा, हाँ बस थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पर। चाबी दोगे? आदित्य ने बिना ज्यादा सवाल किए अपनी जेब से चाबी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। लो, अभी आध्या चाबी लेने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई, हम भी चलेंगे। आवाज सुनते ही आदित्य और आध्या दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ सानिध्य खड़ा था। उसे देखते ही आध्या ने तुरंत कहा, मुझे अकेले जाना है, हम लोग बाद में साथ चलेंगे, बस थोड़ी देर के लिए। मगर सानिध्य ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह तेजी से उसके पास आया और चिंतित स्वर में बोला, अकेले? बिल्कुल नहीं। फिर उसने आध्या की आंखों में देखते हुए कहा, तुम पूरे दिन से अजीब बिहेव कर रही हो, कभी खो जाती हो, कभी किसी बात का जवाब नहीं देती, और अब अचानक रात में अकेले लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात कर रही हो। उसके स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। सच सच बताओ, बात क्या है? कुछ क्षण रुककर उसने और धीमे स्वर में कहा, डॉल, तुम मुझे डरा रही हो। इस पर अध्या ने उसे शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं आई भाई, बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, जल्द ही आ जाऊंगी। अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ। और डॉल, यहाँ का एरिया भी तुम ठीक से नहीं जानती, ऐसे में अकेले जाना सही नहीं है। इस पर आध्या ने हल्की नाराजगी के साथ सानिध्य की तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, भाई मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, कोई बहुत दूर नहीं जाने वाली, और अगर कहीं भी गई तो आपको कॉल करके बुला लूंगी। अब प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे जाने दीजिए। यह कहकर वह कुछ पल के लिए रुकी। फिर जैसे उसे कोई बात याद आई हो, वह पलटी और आदित्य व सानिध्य दोनों की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, और आप दोनों में से कोई भी मेरा पीछा नहीं करेगा, समझे आप लोग? यह कहकर वह बिना किसी जवाब का इंतजार किए वहां से चली गई। वहीं उसे जाते देखकर सानिध्य ने मुंह बना लिया और आदित्य से शिकायत भरे स्वर में कहा, देखा भाई कैसे गुस्सा करके चली गई, भला ऐसा कौन करता है? फिर उसने नाटकीय अंदाज में कहा, मुझे भी जाना था, मगर देखो ना, मुझे यहीं छोड़कर खुद अकेले अकेले चली गई। अगर कहीं खो गई तो हम क्या करेंगे? यह सुनकर आदित्य ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं होगा, वह ठीक रहेगी, तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो। सानिध्य ने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर चुप रह गया। आखिरकार वह मुंह बनाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और ऊपर अपने कमरे में चला गया। वहीं हॉल में मौजूद बाकी लोग अपनी अपनी बातों और कामों में व्यस्त थे, मगर आदित्य की नजर अभी भी मुख्य प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी, जहां से कुछ देर पहले आद्या बाहर गई थी। कुछ सोचते हुए उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और सिर सोफे की बैक पर टिका दिया। बाहर से वह शांत दिखाई दे रहा था, मगर उसका एक पैर लगातार ऊपर नीचे हो रहा था, मानो उसके मन में कोई गहरी उथल पुथल चल रही हो। कुछ क्षण बाद उसने जेब से अपना फोन निकाला, उसमें जल्दी जल्दी कुछ टाइप किया और फिर फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव थे, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता उतर आई थी। इसके बाद वह अपनी जगह से उठा और बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ आध्या ने कार को तेजी से अजमेर की सड़कों पर दौड़ा दिया। उसकी कार की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। इस वक्त कार की स्पीड लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वह काफी तेज ड्राइव कर रही थी। रात का समय हो चुका था और अजमेर की सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। सड़कें लगभग खाली थी, जिसकी वजह से वह बिना किसी रुकावट के अपनी कार दौड़ाए जा रही थी। इसी तरह ड्राइव करते करते वह शहर से काफी दूर निकल गई। आखिरकार एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। पास ही एक गहरी खाई थी। आसपास बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, जो रात के अंधेरे में खूबसूरत लगने के बजाय डरावने प्रतीत हो रहे थे। उस जगह पर आध्या बिल्कुल अकेली थी, मगर उसकी आंखों में इस वक्त डर नहीं था। वहाँ केवल अनगिनत सवाल, उलझन और एक अजीब सी क्षमकश थी। उसी क्षमकश के साथ उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, परी, कहाँ हैं आप? मेरे सामने आइए, मुझे आपसे बात करनी है। उसने कुछ क्षण रुककर फिर कहा, परी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अगर सुन रही हैं तो मेरे सामने आइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं जानती हूँ, आप जानती हैं कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा दृढ़ हो गई थी। मेरे सामने आइए। अगर आप मेरे सामने नहीं आई तो सच कह रही हूँ,
कहते हुए आध्या ने खाई की तरफ इशारा किया और आसपास नजर दौड़ाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं इस खाई में कूद जाऊंगी, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, मैंने पूछा। कहाँ हैं आप? कहते हुए आध्या लगभग चीख पड़ी। इस वक्त वह कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसे बस इतना मालूम था कि उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और किसी भी हाल में चाहिए थे। उसे लग रहा था कि उन जवाबों के बिना वह अब एक पल भी शांत नहीं रह पाएगी। पहले उसे लगता था कि जब भी वह परी को बुलाती है वह उसी वजह से उसके सामने आती है, मगर अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद परी कभी उसके लिए आई ही नहीं थी। शायद उसके आने का कोई और ही कारण था और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसके मन में एक के बाद एक अनगिनत विचार उठ रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका खुद पर से नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा हो। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर और अपने ही अस्तित्व को लेकर एक गहरी उलझन। वह इन एहसासों का कारण नहीं जानती थी। वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है, मगर एक बात वह निश्चित रूप से जानती थी, कहीं न कहीं इन सभी सवालों के जवाब परी के पास अवश्य होंगे। आखिर जब वह पहली बार इस दुनिया में आई थी तब परी ने ही उसे बताया था कि वह एक उपन्यास से जुड़े पैरेलल यूनिवर्स में है। परी के अनुसार ऐसे एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों समानांतर संसार मौजूद थे जिनकी देखभाल परियां करती थी। अगर उनकी बात सच थी तो फिर ये पैरेलल यूनिवर्स वास्तव में कैसे काम करते थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह दुनिया सचमुच उसकी लिखी हुई कहानी से बनी थी तो फिर इसमें ऐसी घटनाएं क्यों हो रही थी जिन्हें उसने कभी लिखा ही नहीं था? उधर आध्या से कुछ दूरी पर घने अंधेरे के बीच एक परछाई खड़ी थी। वह बिना कोई आवाज किए बस उसे देख रही थी। उसकी निगाहें पूरी तरह आध्या पर टिकी हुई थी, मानो वह काफी देर से वहीं खड़ी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। उसे ही एक तक देख रहा था। आखिर आध्या परी को क्यों बुलाना चाहती है? वो उससे क्या जानना चाहती है? क्या सच में परी ने उससे कोई सच छुपाया है? अगर हाँ, तो उसने ऐसा क्यों किया? और क्या आध्या के बुलाने पर परी उसके सामने आएगी? सबसे बड़ा सवाल, आखिर आध्या इस नॉवेल के पैरेलल यूनिवर्स में पहुंची ही क्यों? कहानी वैसी क्यों नहीं चल रही जैसी उसे बताई गई थी? क्यों हर दिन कहानी की दिशा बदल रही है? क्यों केवल घटनाएं ही नहीं बल्कि किरदारों के फैसले और उनका भविष्य भी पूरी तरह बदलता जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई छिपी हुई शक्ति है, या फिर वह दुनिया जिसे आध्या एक कहानी समझ रही थी वास्तव में कहानी है ही नहीं? और आखिर कौन है वह साया जो अंधेरे में खड़ा आध्या को देख रहा था? क्या वह दोस्त है या दुश्मन? क्या उसका इन सभी रहस्यों से कोई संबंध है? और सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी रहस्यों का आध्या से क्या रिश्ता है? क्यों हर सवाल आकर उसी पर रुक जाता है? क्या वह इन सभी सवालों के जवाब जान पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। रात के समय आध्या उस पहाड़ी पर अकेले खड़ी होकर इधर उधर देखते हुए परी को पुकार रही थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, परी, कहाँ हैं आप? सामने आइए। मैं जानती हूँ आप मुझे सुन रही हैं। प्लीज मेरे सामने आइए, मुझे आपसे जानना है। आप आती हैं या चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो आपको भी पसंद ना आए? आपने मुझसे सब झूठ बोला, सच छुपाया। मेरे सामने आइए, मैंने कहा, सामने आइए। कहते हुए आध्या अच्छी खासी पड़ी। उसकी आवाज में गुस्से, दर्द और उलझन के मिले जुले भाव थे। इस वक्त हजारों सवाल उसके मन में किसी तूफान की तरह चल रहे थे और उनका जवाब उसे इस समय केवल परी ही दे सकती थी। आध्या अभी लगातार चिल्ला ही रही थी। तभी उसके सामने अचानक धीरे धीरे एक रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से परी बाहर निकली। बाहर निकलकर परी ने अपनी शांत नजरों से आध्या की तरफ देखा, जो अपनी आंखों में गुस्सा, नाराजगी, दर्द और अनगिनत सवाल लिए उसकी ओर देख रही थी। यह देखकर परी शांत से आध्या के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहीं परी को अपने सामने देखकर आध्या के होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान तैर गई। वह हंस पड़ी। हंसते हुए ही उसने उससे कहा, कैसी हैं आप? आप परेशान लग रही हैं। आध्या, अब ठीक है? परी का यह जवाब सुनकर आध्या ने हल्के गुस्से के साथ उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है? जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब देने के बजाय आप एक अलग ही सवाल पैदा कर लेती हैं। गजब का हुनर है आप में। इस पर परी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने कुछ नहीं कहा। वह महसूस कर सकती थी कि आज आध्या की आवाज में उसके लिए न कोई इज्जत थी न कोई सम्मान था, तो बस गुस्सा, नाराजगी और अनगिनत सवाल। और कहीं न कहीं उन सवालों को परी बखूबी जानती भी थी। मगर इसके बावजूद उसने शांत स्वर में आध्या से कहा, आपने हमें बुलाया था? कोई काम था आपको? इस तरह आधी रात को आपका ऐसी सुनसान जगह पर आना आपके लिए सही नहीं है। आध्या। यह सुनकर आध्या ने हौले हौले हंसते हुए परी से कहा, आपको कब से हमारी फिक्र होने लगी? अगर आपको फिक्र होती तो
अभी आद्या कुछ कह ही रही थी कि तभी परी ने हाथ दिखाकर उसे बीच में ही रोक दिया। उनके हाथ उठाते ही आद्या चुप हो गई। वहीं परी ने अपनी नजरों को दूर फैले अंधेरे की ओर घुमा दिया। उनकी निगाहें उधर पड़ते ही सर्द हो गईं। उन्होंने उस दिशा में देखते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, कब तक छुपे रहने का इरादा है? इतनी देर से बात सुन रहे हो, सामने आकर मिलोगे नहीं? परी की बात सुनकर आद्या को समझ नहीं आया कि वह किससे बात कर रही है। उसने भी उत्सुकता से उसी दिशा में देखा जिधर परी देख रही थी, मगर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ सोचकर उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर दोबारा खोली। ऐसा करते ही उसकी आंखों से हल्की रोशनी चमकी और फिर उसे दूर घने अंधेरे में खड़ी एक परछाई दिखाई दी जो उनकी तरफ ही देख रही थी। उस परछाई ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर एक मास्क था। उसे देखकर आद्या हैरान रह गई। उसे तो लगा था कि वहां उसके अलावा कोई और नहीं है, इसलिए वह परी को इस जगह पर बुला रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां कोई तीसरा शख्स भी मौजूद हो सकता है। यह देखकर उसे अजीब तो लगा, मगर उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वहीं उस शख्स ने जब परी की बात सुनी तो नकाब के पीछे उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वह आराम से चलते हुए अंधेरे से बाहर आया, फिर अपनी गर्दन टेढ़ी कर आद्या की तरफ देखते हुए बोला, इस दुनिया में अनेकों रहस्य हैं, मान गए। उम्मीद नहीं थी कि फिर कभी तुम्हें देखेंगे। वह कुछ पल के लिए रुका, फिर आगे बोला, कमबख्त, यह इश्क भी न दुनिया को देखता है और न ही शक्तियों को, बस कर देता है जिसे जो करना होता है। कुदरत के अपने ही अंदाज है। उफ, ये रहस्य। कहते हुए उसकी आवाज बेहद गहरी, शांत और रहस्यमयी थी, मानो उसके हर शब्द के पीछे कोई अनकहा सच छिपा हो। वहीं उसकी सारी बातें आद्या के सिर के ऊपर से गुजर रही थी। उसे उस इंसान की एक भी बात समझ नहीं आई। बस इतना समझ आया कि वह जो कुछ भी कह रहा था उससे ही कह रहा था। दूसरी ओर उसकी बातें सुनकर परी के हाथों की मुट्ठियां कस गईं और उनकी आंखों में जानलेवा चमक उतर आई। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण उस शख्स पर टूट पड़ेगी। वहीं जब उस रहस्यमय व्यक्ति ने परी को इतने गुस्से में देखा तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान तैर गई। उसी मुस्कान के साथ वह बोला, आप आज भी नहीं बदली, अभी भी रक्षक बन रही हैं? इसके बाद वह जोर से हंस पड़ा। हंसते हुए ही उसने आगे कहा, और किसका रक्षक बना है यह? इसे तो शायद खुद भी नहीं पता कि यह कौन है। इंटरेस्टिंग। फिर उसने आद्या की तरफ देखते हुए कहा, और यह क्या कह रही थी? आपने मुझसे झूठ बोला। सामने आइए। सुनने में काफी मजेदार लगा। मेरे सामने तो ये बिल्कुल मासूम लग रही है। उसकी बातें सुनकर परी ने गुस्से से कहा, बस तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर उसने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों? क्या मैं नहीं आ सकता, या फिर सिर्फ आपको ही नियम तोड़ने की इजाजत है? वह कुछ कदम आगे बढ़ा और व्यंग्य से बोला, भूल गई, नियमों से बंधी हैं आप, फिर भी नियम तोड़कर चली आई। क्या ऐसा करना परी को शोभा देता है? फिर उसने एक पल रुककर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं कैसे भूल गया। अब तो आप एक परी होकर भी परी नहीं रही। अब तो आप बस एक दासी हैं, जिसे अपनी रानी की गुलामी करनी है। उसके शब्दों में साफ ताना और उपहास था। यह सुनकर परी के होठों पर एक ठंडी टेढ़ी मुस्कान उभर आई। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कम से कम हम वफादारी तो निभा रहे हैं, आपकी तरह नहीं कि अपने ही साथी के पेट में छुरा घोंपकर उसे मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दें। वफादारी का मतलब तो कम से कम समझते हैं हम। परी की बात सुनकर उस शख्स ने गुस्से में कहा, आज भी तुम्हारी जुबान और शब्द उतने ही कड़वे हैं, बेहद कड़वे। तुम नहीं बदली, जरा सी भी नहीं बदली। सोचा था जब हम तुमसे मिलेंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा, मगर नहीं, अब भी वही घमंड, वही गुरूर और वही गुलामी। वह कुछ पल रुका, फिर व्यंग्य से बोला, और वह भी किसके लिए? कहकर उसने टेढ़ी नजरों से आद्या की तरफ देखा, फिर वापस परी की ओर देखते हुए कहा, उस शख्स के लिए जिसे तुम्हारे अस्तित्व का ही अंदाजा नहीं, जिसे बस तुम्हारा इस्तेमाल करना है, न कि तुम्हारी फिक्र। तुम गलत जगह पर हो वैभवी। ये सुनते ही परी के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। वहीं आद्या ने हैरानी के साथ उस शख्स की तरफ देखा। तभी वह आगे बोला, उस वक्त भी हमने तुमसे कहा था, चांद को छोड़ दो, हमें दे दो, मगर तुमने नहीं सुना। उस वक्त भी तुम्हें अपनी वफादारी निभानी थी और अब भी तुम बीच में आ रही हो। उसकी आवाज और सख्त हो गई। कब तक? आखिर कब तक तुम बीच में आना बंद नहीं करोगी? ये सुनकर परी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगे, बस इतना कहेंगे, बीच में मत आओ। जो तुम कर रहे हो वह नियमों के पार है। उसे करने का दायित्व तुम्हारा नहीं है। तुम नियमों को तोड़ रहे हो। इसकी सजा क्या होती है ये तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए कह रहे हैं, इन सब में बीच में मत आओ। हम भी बीच में नहीं आ रहे हैं। जैसा हो रहा है होने दो। परी की आवाज ठंडी और सख्त थी। अगर तुम बीच में आए तो चीजें बिगड़ जाएंगी।
और फिर ये मत कहना कि हम तुम्हारे सामने खड़े हो गए। मत कहना कि इस बार फिर वफा बेवफा हो गई। यह सुनते ही उस शख्स की आंखों के सामने मानो कोई पुरानी याद तैर गई। एक पल के लिए उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। उसका चेहरा अजीब सा हो गया, मगर अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। फिर गर्दन टेढ़ी कर उसने ठंडी आवाज में परी से कहा, वफा तो कभी किसी ने की ही नहीं, बस लोग नजदीक भी आए तो बेवफाई निभाने के लिए आए। वह हल्का सा हंसा, मगर उसकी हंसी में दर्द साफ झलक रहा था। तो फिर हमसे कोई ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकता है? और जहाँ तक बीच में ना आने की बात है तो ये संभव नहीं है। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, और वैसे भी कौन कहता है कि हर शैतान जन्म से ही शैतान होता है? कमबख्त, उस शैतान से तो पूछो, उसे बनाने के पीछे शायद कोई अपना ही होता है। कहते हुए उसकी आवाज बेहद गहरी हो गई और उसकी निगाहें सीधे परी पर टिक गईं। वहीं उसकी बात का मतलब समझते ही परी के हाथों की मुट्ठियां और कस गईं। उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ तैर कर गुजर गया, मगर अगले ही क्षण उन्होंने अपने भावों को छिपा लिया। उन्होंने उस शख्स से कहा, अगर आपकी शिकायतें पूरी हो गई हों तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। इस पर वह शख्स हंस पड़ा। ऐसे कैसे चले जाए? जो लेने आए थे वह तो अब तक हमने लिया ही नहीं, कहकर उसने अपनी नजरें आद्या की तरफ घुमाई और पूछा, ग्रंथ कहाँ है? यह सुनकर आद्या पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे, किस ग्रंथ की बात हो रही थी, और आखिर यह रहस्यमय शख्स था कौन? इन सब सवालों ने उसके मन को और उलझा दिया, क्योंकि आद्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग के ऊपर से हर बात जा रही थी। बस उसे इतना समझ आ रहा था कि परी और वह शख्स एक दूसरे को जानते हैं। वे दोनों यह भी जानते हैं कि सामने वाला कौन है, मगर इन सब के बावजूद भी आद्या ने उनके बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। हाँ, ग्रंथ का नाम सुनते ही वह जरूर कंफ्यूज हो गई। वहीं उसके सवाल का जवाब देने के बजाय परी ने सख्त आवाज में कहा, विक्रांत, हद में रहो, अब तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। इन सब में उन्हें बीच में मत लाओ। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। वहीं परी की धमकी सुनकर वह शख्स जिसे परी ने विक्रांत कहकर बुलाया था, अजीब तरीके से हंस पड़ा। अंजाम अच्छा नहीं होगा मेरे लिए? वह हंसते हुए बोला, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, नॉट बैड। इतना दबदबा, मान गए आपको? फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मगर आपको नहीं लगता कि अब आप अपनी हद पार कर रही हैं? वैसे भी आप तो एक पवित्र परी हैं, है ना? नियमों से बंधी हुई, फिर आप बीच में कैसे पड़ सकती हैं? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आपका काम है तमाशा देखना और मेरा काम है तमाशा दिखाना। उसने हाथ फैलाते हुए कहा, तो साइड हट जाइए और तमाशा देखिए, क्योंकि मेरा तो पता नहीं, मगर आप जरूर बंधी हुई हैं अपने नियमों से और इस दुनिया के नियमों से भी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभर आई, मगर मैंने तब भी कोई नियम नहीं माने थे और न ही अब नियम मेरे लिए कोई मायने रखते हैं। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, मेरे लिए जरूरी है तो बस वह ग्रंथ, उसे पाने के लिए मुझे किसी की जान लेनी पड़े या फिर? कहते कहते उसने अपनी नजरें सीधा परी की तरफ उठाई और अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, किसी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इसी के साथ आसपास के सभी पत्थर हवा में तैरने लगे। विक्रांत की आंखों में एक अजीब चमक उभर आई, मगर मैंने तब भी कोई नियम नहीं माने थे और न ही अब नियम मेरे लिए कोई मायने रखते हैं। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, मेरे लिए जरूरी है तो बस वह ग्रंथ, उसे पाने के लिए मुझे किसी की जान लेनी पड़े या फिर? कहते कहते उसने अपनी नजरें सीधा परी की तरफ उठाई और अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, किसी के खिलाफ जाना पड़े, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। यह सुनकर परी ने उसकी तरफ देखकर कहा, उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें इन सब से दूर रखिए, मगर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर? कहते कहते परी चलकर आद्या के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, क्योंकि पीछे तो हम भी अपनी सांस रुकने तक नहीं हटेंगे। यह सुनकर विक्रांत के होठों पर एक टेढ़ी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसी मुस्कान के साथ उसने कहा, देखते हैं। फिर उसने अपने हाथ को अजीब तरीके से घुमाया। उसके ऐसा करते ही आसपास मौजूद बड़े छोटे कई पत्थर हवा में उठने लगे। उसने दोनों हाथ फैलाए और वो सारे पत्थर उसके चारों ओर हवा में घूमने लगे। यह देखकर आद्या की आंखें फैल गईं। वह अवाक होकर यह सब देख रही थी। वह जानती थी कि उसके पास भी माया शक्ति है, मगर इस स्तर का जादू तो उसके बस की बात नहीं थी। वह जब भी माया का प्रयोग करती थी, थोड़ी देर में ही उसकी हालत खराब हो जाती थी, और यह आदमी तो मानो बिल्कुल अलग ही स्तर पर था। वहीं उसने परी की तरफ देखा, जो अब भी शांत खड़ी होकर विक्रांत को ही देख रही थी। आद्या ने घबराहट और झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, यह क्या हो रहा है?
मैं आपको सवाल पूछने के लिए बुलाकर लाई थी, यहाँ तो सवालों की जगह तूफान आ गया है। उसने नाराज होकर आगे कहा, ये सब आप ही कर रही है ना, मुझे पागल बनाने के लिए, या फिर ये कोई नई साजिश है? वहीं यह सुनकर परी ने हल्का सा आह भरते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, जानते हैं आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और कहीं ना कहीं उन सवालों के बढ़ने का कारण भी हम हैं और उनके जवाब न देने का कारण भी हम ही है। उनकी आवाज में हल्की उदासी थी, मगर इस वक्त हम आपसे बस इतना कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने एक पल रुक कर कहा, फिलहाल अपने सवालों को एक तरफ रखिए और खुद को शांत रखिए, ज्यादा परेशान होना आपको ही दर्द देगा, कुछ भी मत सोचिए। उसके बाद जितनी शिकायतें हैं, जितना गुस्सा है, जितना रोष हम पर उतारना है, उतार लीजिएगा। कहकर परी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हम आपके सवालों का जवाब देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इतना कहकर परी वापस मुड़ गई। अभी कुछ क्षण पहले तक उनकी आंखों में, जब वे आध्या को देख रही थीं, नमी और अपनापन था, मगर अब विक्रांत की तरफ देखते ही उनकी नजरें पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थीं। परी ने अपने दोनों हाथ फैलाए और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उनके हाथों के चारों ओर चमकते हुए चक्र बनने लगे। उसी क्षण विक्रांत ने हवा में तैर रहे सारे पत्थरों को एक झटके से उनकी तरफ फेंक दिया। उन पत्थरों में कुछ बेहद नुकीले थे तो कुछ विशाल चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े जो चाकू की धार जैसे तीखे हो चुके थे। वे सभी एक साथ भयानक गति से उनकी ओर बढ़ने लगे। मंजर इतना डरावना और भयावह था कि एक पल के लिए आध्या को लगा जैसे उसकी रूह तक कांप गई हो। उसकी सांसें अटक गईं और आंखें भय से फैल गईं। उसके सामने सैकड़ों नुकीले पत्थर मौत की तरह उनकी ओर बढ़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ परी शांत खड़ी थी, मानो उन्हें इस आने वाले तूफान से कोई डर ही न हो। यह मंजर किसी फिल्म के एक्शन या किसी मैजिकल टीवी शो से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था, वैसा जिसे हम किसी बड़े सिनेमा हॉल के पर्दे पर देखकर रोमांचित हो जाते हैं। फर्क बस इतना था कि आध्या उसे अपनी आंखों के सामने हकीकत में घटता हुआ देख रही थी, और यह अनुभव जितना अविश्वसनीय था उतना ही डरावना भी। उसने देखा कि एक नुकीला पत्थर बेहद तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल वह उसकी आंख में धंसने वाला था कि अचानक सब कुछ रुक गया। पत्थर वहीं थम गया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसकी तरफ बढ़ रहे बाकी सारे पत्थर भी हवा में अपनी जगह पर रुक गए। वहीं परी अब भी आंखें बंद किए मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। अचानक उन्होंने एक झटके के साथ अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जो चारों तरफ फैल गई। उसी के साथ उनके हाथों से निकली चमक ने उन सभी पत्थरों को रोक लिया। वे सारे पत्थर अब उनके और आध्या के सामने हवा में ठहरे हुए थे। आध्या ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, मगर जब उसे न कोई दर्द महसूस हुआ और न ही किसी चोट का एहसास, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजर सबसे पहले अपनी आंख से कुछ ही इंच दूर मौजूद उस नुकीले पत्थर पर पड़ी। उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। वह पत्थर हवा में रुका हुआ जरूर था, मगर स्थिर नहीं था। वह इतनी तेजी से घूम रहा था कि अगर आध्या अपनी उंगली भी उसकी तरफ बढ़ा देती तो वह पंखे के ब्लेड की तरह उसकी उंगली को चीर देता। और ऐसा सिर्फ एक पत्थर के साथ नहीं था, वहां मौजूद सैकड़ों पत्थर उसी रफ्तार से घूम रहे थे। उनकी तीखी धारें हवा को चीर रही थी और उनके घूमने की आवाज पूरे माहौल में एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। यह देखकर आध्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर परी एक पल भी देर कर देती तो शायद वह इस वक्त जिंदा नहीं होती। ऐसा लग रहा था मानो वे पत्थर अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना चाहते हों, जैसे उनमें कोई अदृश्य क्रोध भरा हो और वे आध्या को आर पार चीर देना चाहते हों। वहीं आध्या ने पलटकर फिर परी की तरफ देखा। परी अपने हाथ नीचे किए खड़ी थी। उनके हाथों से अब भी सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो उन पत्थरों को रोके हुए थी। उनके सफेद रंग का गाउन तेज हवाओं के बीच लहरा रहा था और उसके किनारे हवा में उठ रहे थे। एक पल के लिए आध्या की नजर उन पर ठहर कर रह गई। सच कहा जाए तो वह परी से बेहद गुस्सा थी। उसके मन में अनगिनत सवाल एक साथ घूम रहे थे, सवाल जिनके जवाब उसे चाहिए थे, और इसी गुस्से और बेचैनी के कारण वह आज परी को यहाँ बुलाकर लाई थी। मगर उन सभी सवालों में सबसे बड़ा सवाल एक ही था, वैभवी। वही वैभवी जिसकी आवाज वह अपने सपनों में न जाने कितनी बार सुन चुकी थी। मगर जब उसने अपने सपने में उस राजमहल को देखा था, जब उसने चांद का विवाह होते देखा था, तब उसे एक ऐसा सच पता चला था जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी थी। उस सपने में मौजूद वैभवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं परी थी। यह जानकर आध्या कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल सुन्न रह गई थी। उसे आज तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। जिस परी से वह इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मिली थी, जिसने उसे इस दुनिया के नियम समझाए थे,
जिसने उसे बताया था कि वह नॉवेल के पैरेलल यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसने उसके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि दूसरी बार भी जब उसने उन्हें पुकारा था तो वही परी उसके सामने आई थी, उसे समझाया था और फिर चली गई थी। वही परी, वही शांत, रहस्यमयी और हमेशा उसकी मदद करने वाली परी। दरअसल वैभवी थी। यह सच आज भी आद्या के भीतर किसी तूफान की तरह घूम रहा था। वह परी उसके सपनों में कैसे हो सकती थी? और सिर्फ सपनों में ही नहीं, वह चांद की बहन कैसे हो सकती थी? एक बार, दो बार या कुछ संयोगों तक तो कोई भी इत्तेफाक मान सकता था, मगर इतना सब कुछ, किसी दूसरी दुनिया में उसका पहुंच जाना, फिर वहां के लोगों का उसे यह बताना कि यह एक पैरेलल यूनिवर्स है, और उसके बाद उसी दुनिया के किरदारों का उसके सपनों में बार बार दिखाई देना। नहीं, यह सब सामान्य नहीं था। कोई एक बार यकीन कर ले कि यह महज सपना था, मगर उस शख्स का जो खुद को हजारों पैरेलल यूनिवर्स का संरक्षक बताती है, उसके सपनों में होना कोई साधारण बात नहीं थी। आद्या इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि यह समझ न पाए कि जो कुछ वह देख रही थी वह केवल सपना नहीं था। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण उसे कामाक्ष ने दिया था, जब उसने उसे चूमा था, जब उसने उसकी कमर को मजबूती से थामा था। तब बने निशान जागने के बाद भी उसकी कमर पर मौजूद थे। वह किसी सपने का असर नहीं हो सकता था, और न ही कामाक्ष कोई काल्पनिक पात्र थी, क्योंकि वह कई बार सोते हुए आद्या को अपने ही शरीर में उसका स्पर्श महसूस हुई थी। वही स्पर्श जिसे कभी चांद ने महसूस किया था, जिससे चांद का विवाह हुआ था। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते थे? कैसे? नहीं, यह कोई साधारण बात नहीं थी, और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। इन सब सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास था, परी। अगर वह सचमुच वैभवी थी, तो फिर वह इस दुनिया में क्या कर रही थी? अगर वह वैभवी थी, तो अपनी पहचान छिपाकर क्यों रह रही थी? अगर यह सब सच था, तो उसके सपनों में मौजूद बाकी सब कुछ भी सच होना चाहिए। वह राजमहल, वह लोग, वह युद्ध, वह रिश्ते, वह दर्द, सब कुछ। तो क्या अब तक जो कुछ वह जी रही थी, जो महसूस कर रही थी, वह सपना नहीं था? क्या वह किसी ऐसी सच्चाई से जुड़ चुकी थी जिसकी कल्पना तक उसने कभी नहीं की थी? वह हकीकत थी। आज आद्या यह जान चुकी थी कि उसके सपनों में मौजूद चांद, वैभवी और बाकी सभी लोग किसी ख्याल, भ्रम या कल्पना का हिस्सा नहीं थे। वह सब एक हकीकत थे, एक बेहद गहरी, रहस्यमयी और डरावनी हकीकत। मगर सवाल यह था कि अगर यह सब हकीकत था, तो फिर उसे ये सारे दृश्य सपनों के रूप में क्यों दिखाई दे रहे थे? इनका उससे क्या जुड़ाव था? और उसका पुराना चेहरा, उसकी शक्ल चांद के पास क्यों थी? इन सभी सवालों का जवाब इस वक्त केवल और केवल परी ही दे सकती थी। इस वक्त पहाड़ी पर सारे पत्थर हवा में उड़ रहे थे। उन सब का निशाना इस वक्त आद्या थी। वहीं उसके सामने खड़ी परी के हाथों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने अपने हाथ नीचे किए और उस रोशनी से उन पत्थरों को हवा में ही थाम लिया। परी एकटक इस वक्त विक्रांत की आंखों में देख रही थी, जिनमें इस समय आद्या को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की चमक दिखाई दे रही थी। एक बार और कोशिश करते हुए परी ने विक्रांत से कहा, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि हम तुमसे लड़ें? यह सुनकर विक्रांत ने उससे कहा, वह आप हैं जो इन नियमों को तोड़ रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि मुझे उससे मिलना है, मगर आपको ही बीच में आने का शौक है, तो पीछे हम भी नहीं हटेंगे। पर आपसे इतना जरूर कहेंगे कि किसी और के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कीजिए, क्योंकि उस इंसान को आपकी कदर कभी नहीं होगी। इस पर परी ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, वह तो हम देख लेंगे, मगर पीछे हटना हमारे बस का नहीं है। आपको इन्हें मानने से पहले हमें मनाना होगा। इसी के साथ परी ने अपने हाथों को तेजी से हवा में घुमा दिया और एक झटके से उन सारे पत्थरों की दिशा विक्रांत की तरफ कर दी। अब वे सारे पत्थर तेजी से विक्रांत की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर विक्रांत के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसी के साथ उसने उनसे कहा, मान गया आपको, ताकत और जज्बा आज भी है आप में, उतना ही, मगर आपका पाला गलत इंसान से पड़ा है। यह कहकर विक्रांत ने उन सारे पत्थरों को एक साथ एक दिशा में मोड़कर बिखेर दिया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ में एक काली रोशनी इकट्ठा की, जो किसी तलवार का रूप लेकर तेजी से परी की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर परी ने अपने हाथों से एक सुनहरा कवच बनाया और जल्दी से उसे आद्या के सामने कर दिया। वह काली तलवार आकर कवच से टकरा गई। एक पल के लिए आद्या का कवच हल्का सा हिला, मगर फिर स्थिर हो गया। वहीं परी का ध्यान एक पल के लिए हटते ही विक्रांत ने एक और हमला कर दिया। इसी के साथ एक काली रोशनी ने परी को जकड़ना शुरू कर दिया। उसे रोकने के लिए उसने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन तभी विक्रांत अपनी जगह से गायब होकर फुर्ती से उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। इस वक्त परी और विक्रांत बेहद नजदीक खड़े थे। परी ने गुस्से के साथ विक्रांत को देखा, जबकि विक्रांत अपने होंठों पर एक हल्की मुस्कान लिए उसे देख रहा था।
कुछ सोचकर परी अचानक शांत हो गई। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी के साथ उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही वह काली रोशनी के बंधन से आजाद हुई, उसने अपनी आंखें खोली और विक्रांत को देखा, जो इस वक्त भी केवल उसे ही देख रहा था। मगर परी ने गुस्से से उसे देखा, जबकि विक्रांत अपने चेहरे पर एक अजीब सी तीखी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। इस वक्त विक्रांत परी के बेहद नजदीक खड़ा था। साथ ही उसने अभी भी परी का एक हाथ थाम रखा था। मगर अजीब बात यह थी कि जिस समय परी अपनी आंखें बंद की उस काली रोशनी से खुद को आजाद करवा रही थी, उस पूरे समय विक्रांत शांत होकर बस उसे ही देख रहा था। आसानी से वह हमला करके परी को नुकसान पहुंचा सकता था, यहाँ तक कि उसे मार भी सकता था। मगर इतना अच्छा मौका होने के बावजूद भी उस पल विक्रांत ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बस खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में परी को देखते हुए कुछ अलग था, बेहद अलग। इस बात का एहसास परी को भी हो रहा था, मगर उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हैरानी की बात तो यह थी कि विक्रांत की पकड़ में होने के बावजूद उसे न तो किसी शक्ति का आभास हो रहा था और न ही कोई दर्द महसूस हो रहा था। इस वक्त उसके हाथ को थामे हुए विक्रांत के हाथों में भी कोई शक्ति सक्रिय नहीं थी। वह बस एक सामान्य पकड़ थी। मगर इसके बावजूद परी ने अपना हाथ विक्रांत से नहीं छुड़ाया। वह उसकी आंखों में देखती रही, जबकि विक्रांत की निगाहें भी उसी पर टिकी हुई थीं। कुछ पलों के लिए वहां गहरी खामोशी छा गई। वहीं आध्या तो जैसे कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। मगर इन सब के बावजूद उसने दोनों में से किसी से भी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। वह बस खामोशी से सुनहरे घेरे के अंदर खड़ी सब कुछ देख रही थी। वह उन दोनों की तरफ देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसे इतना तो समझ आ रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है, मगर क्या? एक लेखिका होने के कारण वह चेहरे के छोटे छोटे हाव भाव और भावनाओं को समझने की क्षमता रखती थी। कई बार कुछ बातें बिना शब्दों के भी चेहरे से पढ़ी और महसूस की जा सकती हैं। इस वक्त आध्या को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। मगर इन सब के बावजूद वह बस उन दोनों को देखती रही, जो इस वक्त एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो न जाने कितनी सदियों बाद आमने सामने आए हों। उनकी आंखों में गुस्सा, नफरत, नाराजगी और न जाने कितने ही अनकहे सवाल मौजूद थे। यह सब देखकर आध्या थोड़ी उलझन में पड़ गई। वहीं परी खामोशी से विक्रांत को देख रही थी। कुछ वक्त बाद विक्रांत ने अचानक परी का हाथ मोड़कर उसकी पीठ के पीछे लगा दिया और उसे घुमाकर अपने करीब खींच लिया। इस दौरान उसका एक हाथ परी के कंधे के पास था और वह उसे नियंत्रित किए हुए था। इस वक्त विक्रांत के सीने से परी की पीठ लगी हुई थी। यह देखकर आध्या एक पल के लिए घबरा गई। उसे लगा कि कहीं विक्रांत परी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। वह परी को आवाज देने ही वाली थी, मगर उसने देखा कि परी अभी भी शांत थी और बिना कुछ कहे वैसे ही खड़ी थी। तभी विक्रांत ने अपनी नफरत भरी आवाज में परी से कहा, आज तो आपको और आपकी इस लड़की को छोड़ रहा हूँ, मगर आइंदा से हमारे बीच आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अंजाम आपकी सोच से भी ज्यादा भयानक होगा। कोई तरस नहीं, कोई रहम नहीं होगा, फिर चाहे चारों तरफ सिर्फ खून खराबा ही क्यों ना हो। यह कहकर विक्रांत ने अपनी आवाज को और ठंडा करते हुए कहा, इस बार हाथ कांपेंगे भाई हमारे, बल्कि आपको मरते हुए वैसे ही देखेंगे जैसे आपने हमें मरते हुए देखा था। इसी के साथ विक्रांत ने परी को झटके से छोड़ दिया और पीछे हट गया। अगले ही पल वह इतनी तेजी से वहां से गायब हो गया मानो कभी वहां मौजूद ही न रहा हो। उसके जाते ही परी कुछ पलों के लिए लड़खड़ा गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, सांसें असामान्य रूप से तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी और उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द उसके गले से बाहर आने से इनकार कर रहे हो। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में न जाने कितनी बातें एक साथ चल रही थीं। विक्रांत का हर शब्द उसके कानों में किसी खंजर की तरह गूंज रहा था। उसके हर वाक्य में इतनी कड़वाहट थी कि उसे याद करते ही परी के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस वक्त कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहने या सोचने की स्थिति में ही नहीं थी। फिलहाल उसके लिए सबसे जरूरी था खुद को शांत करना। वहीं उसकी पीठ के पीछे खड़ी आद्या लगातार उसे देख रही थी, इसलिए वह उनके चेहरे पर मौजूद घबराहट और आंखों की नमी को नहीं देख पाई, मगर उनके शरीर को हल्का सा कांपते हुए जरूर देख सकती थी। यह देखकर आद्या को समझ आ गया कि इस समय परी से कुछ पूछना या उन्हें टोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, न उसके लिए और न ही परी के लिए। कुछ वक्त बाद परी ने खुद को थोड़ा संभाला, फिर वह पलटकर आद्या की तरफ देखने लगी, जो अभी भी सुनहरे कवच के भीतर खड़ी उसकी ओर ही देख रही थी।
यह देखकर परी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस वक्त आध्या उनकी आंखों में कुछ अजीब देख सकती थी। वह भाव जो हमेशा से उनकी शक्तिशाली मगर शांत आंखों में दिखाई देता था, आज कहीं खोया हुआ लग रहा था। जहाँ पहले शांति, धैर्य और विनम्रता दिखाई देती थी, वहीं आज उनकी आंखों में हल्की सी नमी और चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा झलक रही थी, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। मगर तब तक परी खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी। उन्होंने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और आध्या से कहा, तो बताइए, आपको हमसे क्या पूछना था? यह सुनकर आध्या कुछ पल खामोश रही।